हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। ऑलरेडी हम 2 क्लास खत्म कर चुके हैं सप्लाई चैप्टर की। ये रहेगा हमारा तीसरा लेक्चर। जो 2 क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे लेक्चर के लिए। ठीक है, ठीक है। पहले रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्यों करते हैं, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप भी एक में घर में एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में क्या होता है, कंसेप्ट ज्यादा दिन तक याद रहता है। एंड मल्टीपल रिवीजन में क्या होगा, आप एग्जाम के टाइम में जो रिवीजन करोगे, एग्जाम के टाइम का आप जो रिवीजन करोगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये रिवीजन बहुत याद आता रहेगा। हाँ मैं तो ऐसा पढ़ा था, हाँ मैं तो वो पढ़ा था, ये मेरे को याद है, सर ने क्लास में करवाए थे, सर रिवीजन कराए थे, ये याद रहेगा। ये याद आएगी कब आएगी, जब एग्जाम के टाइम में आप खुद रिवीजन करोगे, सेल्फ रिवीजन करोगे। ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी जो 2 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हम शुरू किए थे टैक्सेबल इवेंट से। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिस घटना घटित होने पर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। जो घटना या फिर लेन देन घटित होने पर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इंपोज होगी उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। जैसे बात किए थे मैरिज का टैक्सेबल इवेंट होता है सिंदूर, जो मैरिज का एग्जाम्पल हम लिए थे। एंड सप्लाई का, जैसे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। फिर क्वेश्चन आया कि सप्लाई कहां से पता चला कि सप्लाई है टैक्सेबल इवेंट। हम फिर मैं आपको लेके गया आर्टिकल नंबर 66 12A पे आपको लेके गया। वहां पे लिखा था जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। तो इसको यहां से पता चला कि सप्लाई हो गया हमारा टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई हो गया हमारा टैक्सेबल इवेंट। ये हम पढ़ दिए थे। इसके बाद हम क्या पढ़े, फिर हम सब जहां पे हमको पता चल गया कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, तो फिर इनका मीनिंग समझने के लिए हम निकल पड़े। इसका मीनिंग समझने के लिए हम निकल पड़े, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। सप्लाई का मीनिंग हम ढूंढते ढूंढते सेक्शन 7 में हमको मिला कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई की मतलब क्या होता है, क्या पढ़ाए थे। सप्लाई के सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। आइदर गुड्स बेचोगे, गुड्स सप्लाई करोगे, आइदर सर्विस सप्लाई करोगे, या फिर दोनों का कंबाइन सप्लाई करोगे। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ट्रांसफर एंड डिस्पोजल। सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ट्रांसफर एंड डिस्पोजल। ये 8 चीज हम कुल मिला के पढ़े थे। ठीक है, व्हिच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड। अभी दे रहे हो या फिर फ्यूचर में दोगे। जैसे हम क्रिकेट मैच की टिकट के बारे में एग्जाम्पल लिए थे, मेड और एग्रीड टू बी मेड इन को फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये जो सप्लाई की डेफिनेशन हम पढ़े, यहां से हमको 3 चीज नजर आ रही है। फॉर द टाइमिंग 3 चीज हमको नजर आ रही है। क्या क्या चीज है वो, गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, मतलब गुड्स या सर्विस या फिर कंबाइन, ये होना चाहिए। दूसरा चीज क्या नजर में आ रहा है, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा चीज क्या नजर में आ रहा है कि बिजनेस होना चाहिए। फिर हम निकल पड़े, फिर हम हमारे जर्नी शुरू कर दिए कंसिडरेशन की मीनिंग समझने के लिए। जब कहां पे लिखा गया था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 पे लिखा गया था कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़े, एनी पेमेंट। कंसिडरेशन मीन्स एनी पेमेंट, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट मेड और टू बी मेड, अभी कर रहे हो या फिर करोगे, करने वाले हो, मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी और अदरवाइज, वेदर इन मनी या अदरवाइज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो वो मनी में ही होना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन आप पे करो वो मनी में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मनी और अदरवाइज, इन रेस्पेक्ट ऑफ, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, ये तीनों का चीज पढ़े थे। इसको ये तीनों का एक ही मीनिंग निकलता है, दैट शुड बी नेक्सस, दैट द जो भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है दैट शुड बी लिंक्ड विद दैट सप्लाई, दैट पर्टिकुलर सप्लाई। सप्लाई के सप्लाई एंड कंसिडरेशन आपस में लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूसरा सप्लाई कर रहे हो एंड कंसिडरेशन जो आपको मिल रहा है वो दूसरी चीज के लिए मिल रहा है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रहा है दैट शुड बी लिंक्ड विद सप्लाई, दैट शुड बी लिंक्ड विद सप्लाई। यस, क्या पढ़े थे कि अगेन कंसिडरेशन मींस एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट टू और in response of for the inducement of supply of goods or services or both, supply of goods or services or both क्या by recipient
और एनी अदर पर्सन। यहां से क्या मतलब समझ में आ रहा है? यहां से समझ में आ रहा है कि जो कंसिडरेशन आपको मिलेगी इधर खुद रेसिपिएंट दे सकता है या फिर रेसिपिएंट के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सप्लाई जो बंदा रिसीव कर रहा है वो खुद ही पे करेगा, खुद के जेब से पे करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप मेरे से क्लासेस खरीद रहे हो, बट पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ में आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो खुद नहीं कर रहे हो ना। सर्विस तो आप ले रहे हो, तो पेमेंट कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। वैसे कंसिडरेशन जो आता है कहीं से भी फ्लो, आइदर खुद दे रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी दे रहा है, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। बट डजंट इंक्लूड्स, दो चीज को इंक्लूड नहीं करना। जो भी सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, कोई भी सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना है। सपोज सर मान लीजिए कोई सब्सिडी मेरे को मिल रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई सब्सिडी हमको मिल रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, क्या ये इंक्लूड होगा? क्या ये इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, क्योंकि हम जो डेफिनेशन पढ़े हैं, डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी दे रहा है, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। और क्या चीज पढ़े थे पारा बी में? क्या पढ़े थे कंसिडरेशन की? फॉर एनी एक्ट और फॉरवेरेंस। इसी एक्ट का मतलब ये हो गया कोई कार्य करने के लिए या फिर कोई चीज ना करने के लिए भी पैसा मिल सकता है। जैसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, कोई सामने वाला आके मेरे को बोल रहा है तो टीचिंग इंस्टीट्यूट मत खोल, मैं आपको 5 लाख रुपया 5 लाख रुपीज एवरी मंथ आई विल पे टू यू, बट यू डोंट ओपन द टीचिंग इंस्टीट्यूट। क्या ये क्या मेरे कुछ चीज ना करने के लिए पैसा मिल रहा है, इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, ये सुन लो, यस ये हम पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम चल पड़े बिजनेस की डेफिनेशन समझने के लिए। इसके बाद हम चल पड़े बिजनेस की डेफिनेशन समझने के लिए। मेरे साथ आप बोलते रहना, मेरे साथ बोलते रहना भाई, मेरे साथ बोलता ना, बोलना पड़ेगा आपको ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में आप लिख सको, सेक्शन पुट कर सको। याद करो क्या लिखा था सेक्शन नंबर 2, क्लॉज कितना है? क्लॉज कितना है? 17 में। क्लॉज 17 में हम डिस्कस किए थे बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, वेदर फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट और नॉट, वेदर फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट और नॉट। आप पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए धंधा कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी के पर्सपेक्टिव में वो फर्क नहीं पड़ता। आप सप्लाई कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप बार्टर कर रहे हो, आप लीज पे दे रहे हो, आप रेंटल पे चीज लगा रहे हो, या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर डिस्पोजल कर रहे हो, वेदर यू हैव द प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, हम सप्लाई मानेंगे, आपसे जीएसटी लेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट का बोलना यही है, जीएसटी लॉ का बोलना यही है कि आप सप्लाई कर रहे हो, वेदर आप प्रॉफिट मुनाफा कमाना है या फिर ना कमाना, वो हमको फर्क नहीं पड़ता। आप सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी देना पड़ेगा। अगेन बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, वेदर फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट और नॉट, और एनी अदर ट्रांजैक्शन और एंसिलरी एक्टिविटी रिलेटेड टू अबव। जो ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशन, प्रोफेशन, वेजर, एडवेंचर के बारे में बात की है वो तो होगी, पर उसके रिलेटेड आसपास में कोई चीज कर रहे हो जो एंसिलरी टू द मेन बिजनेस। जैसे एग्जांपल लेते, मैं टीचिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा है, मैं टीचिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा है, मैं उसको उठा के बेच दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसको उठा के बेच दे रहा हूँ, तो ये क्या इंक्लूड होगी? ऑब्वियसली इंक्लूड होगी। कहां देखे? पॉइंट नंबर बी पे, एनी एंसिलरी ट्रांजैक्शन इन रिलेटेड टू अबव, जो अबव मेंशन किए, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, इसके रिलेटेड कोई एंसिलरी काम कर रहे हो वो भी माना जाएगा। और एक बात पढ़े थे, दैट कितना क्वांटिटी पे कर रहे हो दैट डजंट मैटर, कितने फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो, मतलब आज कर रहे हो फिर 1 साल के बाद कर रहे हो, वो डजंट मैटर। रोज करो या फिर एवरी क्वार्टर करो या फिर एवरी मंथली करो या फिर एवरी वीकली करो या फिर वंस इन ईयर करो या फिर वंस इन 5 ईयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, whether you are taking any supply goods or capital goods or service before the commencement of the business, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे मैं कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ, बट बिजनेस सेटअप करने से पहले मैं कुछ मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सी धंधा करूँ, कौन सी जगह में मेरा, सपोज माने मैं रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहा हूँ, कौन सी जगह में मेरा बिजनेस सेटअप करूँ ताकि जो भी फुटप्रिंट बढ़ सके कंज्यूमर की, जो भी कस्टमर होंगे मतलब उनका नजर में आए कि ये हाँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला है,
जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होता है। इसके लिए मैंने रिसर्च किया था, इसके लिए मैंने एजेंसी हायर की थी। इसके लिए मैं क्या की थी, इसके लिए मैं एक एजेंसी हायर की थी। जो एजेंसी को पेमेंट करेंगे वो भी बिजनेस माना जाएगा। आपने बिजनेस सेटअप नहीं किए हो, उससे पहले जो काम कर रहे हो वो भी बिजनेस माना जाएगा। वैसे ही आप धंधा कर रहे थे, धंधा में मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप लॉस में चल रहे हो। आप क्या सोचे, आप सोचे कि जो प्रॉफिट जो बिजनेस में कर रहा हूं उसको बंद कर देता हूं। क्या करता हूं, उसको मैं बंद कर देता हूं। यस और नो। तो बंद करने के लिए जो भी काम करोगे, जैसे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करोगे या जो एसेट पड़ा है उसको ट्रांसफर कर दोगे, उसको कहीं उठा के बेच दोगे, वो भी सप्लाई मानी जाएगी, वो भी सप्लाई माना जाएगी। इसका मतलब सप्लाई जो सॉरी बिजनेस मानी जाएगी। जो बिजनेस का डेफिनेशन है ना, उसको बहुत बॉर्डर बनाया गया है ताकि हर चीज सप्लाई के डेफिनेशन में आ पाए, बिजनेस के डेफिनेशन में आ पाए। एक बार बिजनेस के डेफिनेशन में आ गया तो हाई चांसेस है कि सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा, सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। इसीलिए वो बिजनेस का जो दायरा है उसको बहुत बड़े करने के लिए जीएसटी लॉ मेकर ने भरपूर कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। ये सर यहां तक पढ़े थे। फिर हम पढ़े क्या, फिर हम पढ़े सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल है, जो पहले नहीं था, बाद में इंसर्ट कराया गया था। क्यों इंसर्ट कराया गया था, लॉजिक मैंने बताया था। लॉजिक क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी में वहां पे घोटाला हो रहा था। गवर्नमेंट क्या बोल रहा था, जैसे कोई मान लीजिए 5-10 बंदे मिलके कोई क्लब खोले, एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 500,000 लोग मिले एक क्लब खोले, एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आपस में सेल्स कर रहे हैं, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट का यही बोलना है, अरे हम तो सेल्स के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, बट तो यहाँ आप तो सेल्स करते हो, सेल्स करते हो। और डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ये बोलता है कि नो वन कैन अर्न प्रॉफिट बाय देमसेल्फ। जैसे मैंने कैश फ्लो की जिक्र किया था, कोलकाता क्लब एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता क्लब एसोसिएशन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां पे क्या डिस्कस हुई थी, वहां पे ये डिस्कस हुई थी, जो वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आरसीसी के फेवर में आई थी, मतलब कोलकाता क्लब एसोसिएशन के फेवर में आई थी। यहां से डिपार्टमेंट ने गुस्सा हो गई एंड जीएसटी ने एक डिमिंग फिक्शन इंसर्ट की। डिमिंग फिक्शन मतलब ये चीज तो एक्चुअली में है ही नहीं, जैसे बोलते हैं डिम्ड सेक्शन या फिर डिम्ड पर्सन। एक्चुअली में डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता है, जो मेंबर एंड जो ऑर्गेनाइजेशन दे आर द सेम पर्सन। जैसे आप और मैं मिलकर क्लब खोले, मान लीजिए दोनों मिलकर, आप और मैं मिलकर क्लब खोले, तो गवर्नमेंट का यही मानना होता है क्लब एंड आई एंड यू आर द डिफरेंट सॉरी सेम पर्सन, आर द सेम पर्सन अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। बट जीएसटी डिपार्टमेंट बोला नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स। अभी जो लॉ प्रचलित है उसको ध्यान ना देते हुए मैं जो बोल रहा हूं उसको मानना, हम यही मानेंगे कि क्लब एंड यू आर द डिफरेंट पर्सन, एंड डिफरेंट पर्सन के बीच में कोई भी सेल्स ट्रांजैक्शन होगी वो सप्लाई के दायरे में आ जाएगा, सप्लाई के दायरे में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या बात कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन वेदर और नॉट इन रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। मतलब जो हम सप्लाई की डेफिनेशन में तीन चीज पढ़े थे, क्या क्या, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, एंड बिजनेस होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। ये जो बिजनेस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे निकल आया, बिजनेस का जो डेफिनेशन है, बिजनेस का जो कंडीशन है, इसका एक्सप्लेनेशन निकल आया। क्या जो एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पे मार्क करना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में जो बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली। क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस के लिए हो या फिर पर्सनल यूज के लिए हो, आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो इसको हम सप्लाई के दायरे में ले आएंगे, उसको हम सप्लाई के दायरे में ले आएंगे। ये सर नो, ये सर नो, ये। फिर हम क्या पढ़े थे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पढ़े थे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पढ़े थे। इसमें हम क्या, मेरे साथ बोलते रहना, मेरे साथ बोलते रहना, तभी आपको याद रहेगा, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो आप ऐसे बैठ के जैसे सरपंच के जैसे बैठ के सुनोगे तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, माथा को दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, हम एग्जाम में लिख पाओगे एंड जल्दी सेम इंटर क्वालिफाई कर पाओगे, जल्दी सेम इंटर क्वालिफाई कर पाओगे। यस और नो, यस। क्या पढ़े थे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बोल रहा है, आप शेड्यूल 1 पे जाइए, वहां पे जो 4 ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया है वहां पे कंसीडरेशन नहीं होगी फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। हम पढ़े थे डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में क्या बोल रहा था, गुड्स होना चाहिए, गुड्स सर्विस होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। बट बिजनेस का तो ऑलरेडी एक्सेप्शन एक्ट पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी।
कंसिडरेशन का भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे कहां पे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्लॉज सी खुद नहीं बता रहा है, क्लॉज सी रेफर कर रहा है शेड्यूल 1 पे जाइए, शेड्यूल 1 पे जाइए। शेड्यूल 1 पे 4 ट्रांजैक्शन मेंशन किए गए, वहां पे ऑलरेडी हम उसमें 2 ट्रांजैक्शन बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, बहुत डिटेल में हम ये 2 ट्रांजैक्शन हम समझ चुके हैं। आगे फिर तीसरा ट्रांजैक्शन से शुरू करेंगे। पहले तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन से शुरू करें, तीसरा नंबर पारा से शुरू करें। एक बार जो 2 पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं जैसे आपको सिनोनिम्स दिया था, प्राइ, परमानेंट, पी मतलब परमानेंट, पी मतलब परमानेंट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट by person, the business person, where the input tax credit has been claimed। मतलब ऐसा एक बिजनेस बंदा जो बिजनेस कर रहा है, उसका जो बिजनेस का एसेट है वो परमानेंट के लिए ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे गौर करना, परमानेंट वर्ड लिखा है, परमानेंट के लिए ट्रांसफर कर रहा है। एंड उसके बदले कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है। एंड जो एसेट वो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर वो आईटीसी ले चुका है। आईटीसी मतलब अभी के लिए मान लीजिए कैशबैक, अभी के लिए क्या मान लीजिए, अभी के लिए मान लीजिए ये कैशबैक, ऑलरेडी वो कैशबैक क्लेम कर चुका है, ऑलरेडी वो कैशबैक क्लेम कर चुका है। एंड परमानेंट के लिए ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहा है। एंड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जीरो है, कंसिडरेशन क्या है, जीरो है। तो इसका कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी आईटीसी दे चुका है, गवर्नमेंट खुद के पॉकेट से कैशबैक निकाल के दे चुका है। गवर्नमेंट क्या, जो कैशबैक कौन देता है, गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट खुद के पॉकेट से दे रहा है ना, कैशबैक आपको दे रहा है। आपको मान लीजिए क्या 108 8 रुपये आपको गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट को क्या मिला, 108 मिला, बट गवर्नमेंट वहां से निकाल के 8 रुपये आपको दे रहा है, गवर्नमेंट आपको कैशबैक दे रहा है। बट कैशबैक दे रहा है, आप उसको रॉन्ग यूटिलाइज कर रहे हो, परमानेंट के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, फिर जीरो कंसिडरेशन पे ऐसा नौबत क्यों पड़ी। तो हम मानेंगे भाई इसको सप्लाई, आप भले ही जीरो कंसिडरेशन जीरो है बट इसको हम सप्लाई मानेंगे, इसको हम सप्लाई मानेंगे। यस और नो, यस, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं पारा 2। पारा 2 किसके बारे में बात करते हैं, प्राइ, पी हो गया परमानेंट ट्रांसफर, आर मतलब रिलेटेड पर्सन, आर मतलब रिलेटेड पर्सन। क्या बोलता है, क्या बोलते, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन हम समझे थे, कहां पे लिखा गया था, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। मेरे साथ बोलना क्योंकि याद रहेगा, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। अभी मैं मेहनत कर लीजिए, जो एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे तभी हेल्प मिलेगी। मेरे बात मान लीजिए क्या, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 क्या बोला था, रिलेटेड पर्सन मींस ऑफिसर और डायरेक्टर इन वन अनदर बिजनेस, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर द रिलेटेड पर्सन, they are legally recognized as partner, they are the member of the same family, one person directly control to the another person, one person hold 25% or more voting share in another company, other company, जैसे 2% is jointly controlling to third person। तो जो 2% कंट्रोल कर रहे हैं तो आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ये डेफिनेशन हम पढ़े थे। उसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन कहां पढ़े थे, डिस्टिंक्ट पर्सन की संज्ञा कहां पढ़े थे, इसका संज्ञा पढ़े थे हम सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 4 में पढ़े थे। डिस्टिंक्ट पर्सन मींस, मैं बोल दे रहा हूं, सेम पान में जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, यू हैव द टेकन द रजिस्ट्रेशन इन द डिफरेंट स्टेट और इन द सेम स्टेट, भले ही दूसरा स्टेट में हो या फिर खुद के स्टेट में हो, अंडर द सेम पान, देन ईच रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन टू ईच अदर। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा उड़ीसा में धंधा है, कोलकाता में धंधा, वेस्ट बंगाल में धंधा है, झारखंड में धंधा है। झारखंड में अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर रखा हूँ, कोलकाता में अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर रखा हूँ, उड़ीसा में अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर रखा हूँ। ये सर नो, एक मिनट, अलग अलग 3 रजिस्ट्रेशन नंबर लेके मैं रखा हूँ। जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर रखा हूँ, ईच रजिस्ट्रेशन टू ईच अदर विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ये हो गया तो अदर स्टेट का। सेम स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, दूसरे जगह लेके उसको बेचता हूँ। तो इसके लिए बिजनेसमैन क्या गया, तो 2 रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। क्या एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अलाउ है, 100% अलाउ है, 100% अलाउ है। 2 क्या, आप 5 भी ले सकते, 10 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे सेम स्टेट में सेम पेन में, मतलब सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अंडर में 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है, तो जो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है
वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। आपस में मतलब जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ट्रांसपोर्ट टू द ट्रेडिंग यूनिट सम गुड्स सम सर्विसेज विदाउट कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा, भले ही वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, ये सप्लाई माना जाएगा। ये सर नो, ये सर नो, इतना हम पढ़े थे। फिर आज क्या शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे क्या, पारा 3 से शुरू करेंगे। बट पारा 3 शुरू करने से पहले मैं कुछ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना है ट्रांजैक्शन को, एंड आपको खुद से खुद पता लग जाएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लौटेंगे हमारे वन नोट पे। ठीक, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है प्रिंसिपल, माल भेज रहा है किसको, एजेंट को माल भेज रहा है, सेंड गुड्स, सेंड गुड्स, ये सर नो। एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट माल बेच रहा है कस्टमर को, एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट माल बेच रहा है कस्टमर को, ये सर नो, ये सर नो। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करना, दो ट्रांजैक्शन है, दो ट्रांजैक्शन है, दो एक्टिविटी, एक्चुअली दो एक्टिविटी है। एक बार क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ने, क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेज रहा है। बाद में क्या हो रहा है, एजेंट कस्टमर को बेच रहा है। ये ऐसे क्यों होता है, एकदम बिजनेस का मतलब प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। जैसे मैं एक बिजनेस धंधा कर रहा हूं, मैं एक धंधा कर रहा हूं, मेरे को क्या हुआ, मैं अपने एरिया में बिजनेस को बहुत एक्सपांड कर लिया, बहुत स्केल कर लिया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे जो एरिया है, मेरा जो लोकेलिटी है, उसको छोड़ के कहीं दूसरा जगह मैं धंधा को एक्सपांड करना चाहता हूँ। बट वहां पे धंधा एक्चुअल में जाके शुरू करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको जमीन लेना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी पड़ेगी, आपको इंटीरियर पे खर्चा करना पड़ेगा, आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे, आपको मतलब ए टू जेड जो बिजनेस करने के लिए ए टू जेड चाहिए होता है वो खर्चा करना पड़ेगा। इन केस आपके पास उतना फंड नहीं है, उतना बैलेंस नहीं है, आप क्या करोगे, आप खुद का एजेंसी बेचोगे। जैसे बहुत सारे एजेंसी बेचते हैं, लेंस कार्ड हो गया उसका एजेंसी बेचता है, रिलायंस स्मार्ट हो गया वो खुद का एजेंसी बेचते हैं। कोई भी मान लीजिए, एजेंसी इज मोस्ट मतलब कॉमन यूज इन द बिजनेस ट्रेड, बिजनेस और ट्रेड। तो क्या करते हैं, खुद का एजेंसी भेज देते हैं, खुद का एजेंसी भेज देते हैं। क्या बोलते हैं, मैं आपको माल दूंगा, आपको काम, आपका काम सिर्फ यही रहेगा, आपको आप माल आगे भेजना, मैं आपको माल भेज दूंगा, आपका काम सिर्फ यही रहेगा, आप क्या करना, उसी माल को थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके आगे भेज देना, आगे भेज देना। ठीक है, हम जो पारा नंबर 3 पढ़ेंगे, ये वाला ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, ये वाला प्रिंसिपल से एजेंट, एजेंट तक माल जा रहा है। जो पारा 3 में बात हो रही है, सिर्फ ये वाला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके बारे में बात हो रहा है, ये सुनो, सिर्फ इसके बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल से जो एजेंट तक गुड्स जा रही है। ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस, ठीक, ठीक है, सॉरी ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओनली गुड्स, सर्विस नहीं, ओनली गुड्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बोला, आपको क्या चीज देखना है, ये माल बेचा, फिर एजेंट क्या करेगी, एजेंट आगे उसी माल को कस्टमर को बेचेगी, कस्टमर को बेचेगी। जब एजेंट ने कस्टमर को बेचेगी, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन, दो चीज हो सकता है, दो चीज हो सकता है। जो भी माल बेचेगा वो इनवॉइस इशू करेगा, जो भी माल बेचेगा उसके लिए इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, क्या करेगी, इनवॉइस इशू करेगी। आपको ये चीज देखना है, दो चीज देखना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आता है। जो इनवॉइस इशू करेगी, इनवॉइस किसके नाम पे कटेगा, इनवॉइस किसके नाम से कटेगा, मतलब जो इनवॉइस बनता है, जो कोई भी एक इनवॉइस बनता है, इनवॉइस बनता है, यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर, यहाँ पे रेसिपिएंट, यहाँ पे रेसिपिएंट लिखा होता है। इसके बाद कौन सा गुड ट्रांसफर किया, उसका प्राइस क्या है, सेकंड नंबर गुड्स क्या है, उसका प्राइस क्या है, आईसीएसएन कोड क्या है, एसएससी कोड क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या क्या है, एंड कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, सारा इनवॉइस में आएगी। यहाँ भी दो चीज नोटिस करना, एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। हमको गौर देना है सप्लायर की जगह पे, सप्लायर की जगह पे, मतलब
इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, किसके नाम से कट रहा है, किसके नाम पे कट रहा है, तो किसके नाम पे कटेगा, रिसिपिएंट के नाम पे कटेगा, तो किसके नाम से कट रहा है, कौन काट रहा है इनवॉइस, इनवॉइस कौन काट रहा है, किसके नाम पे काट रहा है, किसके नाम पे काटोगे, ऑलरेडी मैं आपको कोई भी गुड्स सेल्स करूंगा तो आपके नाम पे बिल काटूंगा, आपके नाम पे बिल काटूंगा, बट कौन काट रहा है, कानून बारी काटेगा। वैसे ही आपको दो चीज देखना है, ये जो एजेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो एजेंट माल बेच रहा है कस्टमर को, इनवॉइस किसके नाम से काट रहा है, दो ऑप्शन हो सकता है, आइदर प्रिंसिपल के नाम से काटेगा या फिर सेल्फ एजेंट के नाम पे काटेगा, मतलब एजेंट खुद के नाम पे काट रहा है। इस बेसिस पे हमको डिसाइड करेंगे ये पारा 3 में फॉल होगी या नहीं होगी। ये दो चीज, इनवॉइस कौन काट रहा है, कौन काट रहा है इनवॉइस। इन केस सप्लायर के जगह के नेम, जगह में प्रिंसिपल के नाम डाल रहा है, किसका नाम डाल रहा है, प्रिंसिपल के नाम डाल रहा है, तो वो जो ये जो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल जो माल भेजी थी एजेंट को, ये सप्लाई नहीं माना जाएगी, ये सप्लाई नहीं माना जाएगी। कैसे, एक बार सुन लीजिए, मैं उसके बाद लॉजिक एंड रीजन दूंगा, एक बार सुन लीजिए उसके बाद लॉजिक एंड रीजन दूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, इन प्लेस ऑफ द सप्लायर इफ दैट पुटिंग इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल का नाम डाल रहा है, प्रिंसिपल का नाम डाल रहा है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल ने स्टार्टिंग में माल भेजा था एजेंट को, वो पारा 3 में फॉल नहीं करेगी, पारा 3 में फॉल नहीं करेगी। रीजन क्या है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। मान लीजिए वो सप्लायर की जगह में खुद का नाम चिपका रहा है, एजेंट खुद का नाम डाल रहा है, एजेंट इज द सप्लायर, एजेंट इज द सप्लायर, एजेंट इज द सप्लायर, खुद के नाम पे बिल काट रहा है, खुद के नाम से। तो यहां से एक चीज याद करना, एक मतलब जनरल प्रूडेंस है, जनरल कंसेप्ट है। आपके पास मान लीजिए, मेरा फोन कहाँ गया, कहीं पे, जैसे आपके पास कोई चीज है, मान लीजिए ये चीज आपके पास है, ये चीज आपके पास है, आप इसको तभी ना बेच पाओगे, इसका ओनरशिप, इसका पोजीशन, इसका टाइटल आपके पास है। ये सुन लो, एक बार सोच के बताना, आपके पास कोई चीज है ही नहीं, उसको बेच सकते हो क्या, बेच सकते हो। जो इनवॉइस इशू कर रहे हो उसको, मतलब इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट, उसके तहत आप क्या बयां कर रहे हो, बयां कर रहे हो क्या कि मैं दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग टू कंज्यूमर मान लीजिए वट मान लीजिए गौतम को बेच रहा हूं, या फिर महेश को बेच रहा हूं, ये सर नो, मैं ये चीज महेश को बेच रहा हूं, तभी ना बेच पाऊंगा, इसका ओनरशिप, इसका पोजीशन मेरे पास है, इसका ओनरशिप, इसका पोजीशन मेरे पास नहीं होगी, बेच पाऊंगा क्या, ये चीज सोच के बताइए। ऑब्वियस आंसर है, ये नहीं बेच पाओगे, जिसका राइट ही आपके पास नहीं है, जिसका ओनरशिप ही आपके पास नहीं है, आप उस चीज को कैसे बेचोगे, नहीं बेच पाओगे। यस, आपकी कंसेप्ट एकदम करेक्ट है, ठीक। तो यहां पे जो प्रिंसिपल ने माल भेजा एजेंट को, जो प्रिंसिपल ने यहां पे जो प्रिंसिपल ने माल भेजा एजेंट को एंड एजेंट क्या कर रहा है, जो इनवॉइस दे रही है आगे सामने कंज्यूमर को, वो खुद का नाम नहीं डाल रहा है, वो प्रिंसिपल का नाम डाल रहा है, क्योंकि उसका गुड्स था, वो उसका गुड्स था, मैं उसके बिहाफ में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सिर्फ इसके बिहाफ में क्या कर रहा हूँ, इसके बिहाफ में सिर्फ बेच रहा हूँ। एजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, मैं समझाऊंगा, सिर्फ ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझ लीजिए, पहले ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझ लीजिए। एजेंट क्या बोलेगा, मेरा ये गुड्स नहीं है, मैं उसका ओनरशिप, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका माल मैं सामने पासन कर रहा हूँ, किसको, कंज्यूमर को, उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत कमीशन खाता हूँ, ये मेरा काम है। तो मैं खुद के नाम पे बिल क्यों काटूं, खुद के नाम से बिल क्यों काटूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ मिडिल मैन हूं, तो बेहतर होगा क्या, मैं सप्लायर प्रिंसिपल होगी एंड रिसिपिएंट कंज्यूमर होगी, मैं सिर्फ मिडिल पर्सन रहूंगा, बीच में थोड़ा बहुत कमीशन खाऊंगा। तो ये केस में ये जो कंडीशन होगी, तो ये पारा 3 में फॉल नहीं करेगी। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल ने जो गुड्स बेचेगी एजेंट को, ये क्या होगी, ये पारा 3 में नहीं आएगी, मतलब प्रिंसिपल गुड्स भेजेगी, बेचेगी नहीं, भेज रहा है, सेल्स मतलब सेल्स नहीं, क्या कर रहा है, सिर्फ माल को सेंड कर रहा है, सेल्स नहीं सेंड कर रहा है, बेच नहीं भेज रहा है,
तो जो भेजेगी, भेजेगी मतलब जीरो कॉस्ट में भेजेगी, जीरो कॉस्ट में भेजेगी, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन भेजेगी। यहाँ पे तो कंसिडरेशन पे भेज रहा है, तो उसका मतलब ये शेड्यूल 3 पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। शेड्यूल 3 की इंपोर्टेंस, शेड्यूल 3 की तवज्जो तभी आएगी, प्रिंसिपल एजेंट को माल भेज रहा है विदाउट कॉस्ट, मतलब विदाउट कंसिडरेशन, तभी इसका जिक्र होगी। कंसिडरेशन पे भेज रहा है, जैसे मैं आपको कोई चीज भेज रहा हूँ, उसके लिए आपको चार्ज कर रहा हूँ, तो फिर शेड्यूल 1 रेफर करने का जरूरत ही क्या है। शेड्यूल 1 तो इसीलिए बना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जहां पे कंसिडरेशन जीरो है, कंसिडरेशन जीरो है, तभी शेड्यूल 1 को फॉलो करना। इन केस देयर इज कंसिडरेशन तो आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज शेड्यूल 1 रेफर करना कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। यस, एक ऑप्शन हो गया क्या, इनवॉइस जो इशू कर रहा है एजेंट, वो खुद के नाम से नहीं काट रहा है, किसके नाम से काट रहा है, प्रिंसिपल के नाम से काट रहा है। तो हम उसी समय एजेंट को बोल देंगे भाई तू बढ़िया बंदा है, तू बढ़िया बंदा है, तू सिर्फ बीच में थोड़ा बहुत 1-2% कमीशन खाता है, कमीशन खाता है। जहां जिनसे माल लाई थी, जिनसे प्रोडक्ट लेके आई थी, जिनसे गुड लेके आई थी, उनसे कंज्यूमर में बीच में कंज्यूमर को माल सेल्स कर रहा है, बीच में सिर्फ एजेंट कमीशन खा रही है, तो बढ़िया बंदा है। और एक केस सिनेरियो क्या हो सकता है, जो इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट, किसके नाम से काट रहा है, प्रिंसिपल का नाम नहीं डाल रहा है, वो बहादुर बन के खुद का नाम डाल रहा है, खुद का नाम डाल रहा है। मैंने आपको एक अभी सिंपल सा लॉजिक बताया था कि आप तभी कोई चीज बेच सकते हो, जैसे ये मोबाइल मेरे पास, ये पेन मेरे पास है, ये पेन मैं तभी बेच सकता हूं, ये पेन की ओनरशिप मेरे पास है, ये जैसे पेन का ओनरशिप मेरे पास, मेरे नाम पे, तो मैं चाहूं तो अभी आपको बेच सकता हूं, चाहूं तो अभी आपको बेच सकता हूं। मान लीजिए ये इसका ओनरशिप मेरे नाम पे नहीं है, आपके नाम पे इसका ओनरशिप है, बट मैं क्या कर रहा हूं, आपसे उधार लेके मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं, आपसे उधार से ये पेन लेके आया हूं, थोड़ा पढ़ा रहा हूं, भाई मेरे को दे दीजिए, मेरे पास पेन नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बेचने का राइट मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ यूज कर सकता हूँ, पोजीशन में, मेरा पोजीशन में है, बट इसका ओनरशिप मेरे पास नहीं है। ओनरशिप नहीं है तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसके पास ओनरशिप नहीं है तो वो खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये सुनो, ये बट यहाँ पे क्या कर रहा है, एजेंट बहादुर बन के खुद का नाम डाल रहा है, सप्लायर के जगह पे खुद का नाम डाल रहा है, प्रिंसिपल के जगह के मतलब नेम के बदले खुद का नाम डाल रहा है बहादुर बन के। तो डिपार्टमेंट ने कहा कहेगी, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कहेगी भाई तू बहादुर बन रहा है, तो तू खुद के नाम से बिल काट रहा है, खुद के नाम से बिल काट रहा है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। बट तू जो माल तेरे को मिला था, जो गुड्स तेरे को मिला था प्रिंसिपल से, विदाउट कंसिडरेशन तू उसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया है, तू उसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया है भाई, उसके ऊपर जीएसटी जमा कर, उसके ऊपर पहले जीएसटी जमा कर, उसके बाद आगे बेचेगा, आगे जो बेचेगा, जो जीएसटी पे किया उसको कैशबैक मिल दे देंगे। बट तू, तेरे को जो फ्री में मुफ्त में मिला था गुड्स, कहां से, प्रिंसिपल से मिला था, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया है, मुफ्त में मिला था, हम आपको छोड़ दिए थे, बट आप इनवॉइस खुद के नाम से काट रहे हो, इनवॉइस खुद के नाम से काट रहे हो, छोड़ेंगे नहीं भाई, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये सब नो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की व्यू एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल से गुड्स फ्री में मिला, प्रिंसिपल ने, मालिक ने क्या बोला, प्रिंसिपल ने क्या बोला कि ये माल मेरा ले लीजिए, आप सिर्फ बेच देना, बेचने के लिए आप जो कमीशन खाओगे मैं आपको दे दूंगा, जो भी 1-2% होगी मैं दे दूंगा। बट आप प्रिंसिपल को बोल रहे हो आप मेरे को दे दीजिए, मेरा रेस्पॉन्स, मेरे को ओनरशिप दे दीजिए, मेरे को पोजीशन दे दीजिए, टाइटल दे दीजिए, ओनरशिप दे दीजिए, मैं आप ये गुड्स आगे बेच दूंगा, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी में, मैं इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ले रहे हो, तो खुद के नाम से बिल काट रहे हो, जो मुफ्त में मिला था प्रिंसिपल से आपको, तो उसके ऊपर भाई जीएसटी दे दे, उसके ऊपर भाई जीएसटी दे दे, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बेच, किसी को भी बेच, कैसा भी बेच, फ्री ऑफ कॉस्ट बेच, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रिंसिपल से आपको फ्री में मिला था उसके ऊपर जीएसटी भर दे भाई, उसके ऊपर जीएसटी भर दे। तो कंक्लूजन क्या हुआ, आपको देखना है इनवॉइस किसके नाम पे कट रहा है, कंक्लूजन क्या मिला, आपको देखना है इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, कौन काट रहा है इनवॉइस, कौन काट रहा है इनवॉइस, ये सुनो, कौन काट रहा है इनवॉइस। इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, इन केस दैट इनवॉइस इज बीइंग issued in the name of supplier, in the name of principal, then जो प्रोडक्ट मिली थी प्रिंसिपल से एजेंट को, मुफ्त में मिली थी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। इन केस
एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन वन नेम, मतलब खुद के नाम से बिल काट रहा है, तो जो तेरे को जो मुफ्त में प्रोडक्ट मिली थी, जो प्रोडक्ट गुड्स मिली थी, उसके ऊपर भाई जीएसटी भर दे। आई होप ये कंसेप्ट आपको सही से याद, मतलब कंसेप्ट विथ लॉजिक याद रहेगी होगी। ये सुनो, लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक क्या क्या बात की है? लॉजिक आपको पहले देखना है कि उसका ओनरशिप किसके पास है। मेरे पास ओनरशिप नहीं है तो मैं कैसे ट्रांसफर कर दूं? मैं सप्लायर की जगह पे मेरा नाम डाल रहा हूँ, मेरे पास, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास ओनरशिप है, इसके लिए इसीलिए मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। तो तेरे पास ओनरशिप आएगी, जो प्रिंसिपल ने माल भेजा था उसके साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर किया था, पोजेशन तो ट्रांसफर किया था, ओनरशिप भी ट्रांसफर किया था। ओनरशिप मतलब टाइटल, मतलब प्रॉपर्टी, ओनरशिप भी ट्रांसफर किया था। इसका मतलब वहां पे एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हुई थी, जो आप छुपा रहे हो, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए आप जीएसटी नहीं दे रहे हो, बट उसको हम एक्सेप्शन में डालेंगे, आपसे जीएसटी लेंगे, इसलिए पारा 3 में ये वाला जो चीज चिपका दिए, सही से चिपका दिए। ये सुनो, एक बार रीडिंग देते हैं, ठीक है, पढ़ना ध्यान से, ठीक है। समझ में आ गया एग्जाम्पल कैसे बात हो रहा है? समझ में आ गया, ठीक है। फिर ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ना। क्या पढ़ना? सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पे मार्क करना सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। क्योंकि क्यों गुड्स लिखा है इसका भी लॉजिक बता दे रहा हूं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मेरे बिहार में कोई एजेंट तो ऑपरेट नहीं कर सकता ना। मैं डॉक्टर हूं, जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, मैं किसी को एडवाइस दूंगा, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मेरे भाई को आगे बैठा दूंगा मेरे जगह पे कि तू एडवाइस दे, उसको तो नॉलेज नहीं है। सर्विस मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ स्किल्स, ये होता है सर्विस। जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, तो मैं इसको किसी को भी दे दूंगा, मेरे भाई को दे दूंगा, तो मैं बेचने की जगह मेरा भाई बेच देगी, बट तो बेचेगी तो इसको ना। बट सर्विस में क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल है ना उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। जैसे कोई डॉक्टर खुद ऑपरेशन नहीं करेगी, उसका भाई करेगी, जो पढ़ा लिखा नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते कि ये मेरा एजेंट है, वो मेरे बिहार में कर रहा है, डॉक्टर को उठा के मारेंगे। क्या करेंगे? उठा के मारेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस है भाई, तेरे खुद देना पड़ेगा, खुद डिलीवर करना पड़ेगा सर्विस। ऐसा नहीं कि आप एजेंट ऑपरेशन कर दोगे आपकी जगह, आपके एजेंट आके ऑपरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहां पर सिर्फ गुड्स का जिक्र किया गया है। लॉजिक क्लियर, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन टू हिज एजेंट where the agent is undertakes to supply of such goods on behalf of the principal। दूसरा लाइन भी पढ़ लेते हैं साइमल्टेनियसली। बाय एन एजेंट, यहां पे क्या है? टू हिज एजेंट, यहां पे बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। ध्यान देना, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। यस और नो? यस। where the agent is undertakes to receive such goods on behalf of the principal। ठीक है सर, हमको प्रिंसिपल का मीनिंग पता नहीं है, हमको एजेंट का भी मीनिंग पता नहीं है। पहले सर हमको ये समझा दीजिए, फिर हम ये जो सेंटेंस है उसको समझेंगे। ठीक है, आप सही क्वेश्चन रेज कर रहे हो। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में जो एजेंट की डेफिनेशन दिया गया है, उसके बाद प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 84 में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको बेहतर याद रहेगी, हम समझ पाएंगे क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है भाई। फिर हम निकल पड़ेंगे अभी क्या, एजेंट की मीनिंग समझने के लिए। 84 ने 88, माय मिस्टेक। ठीक है, क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है? एजेंट मीन्स ए पर्सन का डेफिनेशन कहां पढ़ते? सारा कुछ लिंक कराऊंगा, सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहना, सारा कुछ लिंक कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट में स्किप कर दे रहा हूं, लिंक नहीं कर रहा हूं। पर्सन का डेफिनेशन पढ़ते टू सेक्शन 284 में। पर्सन में क्या क्या होता है? HUF, इंडिविजुअल, AOP, BOI, AJP, फार्म, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हो गए पर्सन की डेफिनेशन में। कहां पे लिखा गया? सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। क्लॉज 84 में पर्सन की डेफिनेशन जिक्र की गई है। ठीक है। अगेन पढ़ते हैं। एजेंट मीन्स ए पर्सन का मीनिंग हम समझ लिए, इंक्लूडिंग
मीन्स इंक्लूडिंग, इंक्लूड भी कर रहा है। ए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया, डेल क्रेडर एजेंट, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय व्हाट एवर नेम। कोई भी नाम में पुकारा जा रहा है, बट आप एजेंट का काम कर रहे हो, एजेंट का काम कर रहे हो। मान लीजिए ये कमीशन एजेंट, मान लीजिए इंश्योरेंस जो बेचते हैं, इंश्योरेंस जो बेचते हैं उनको कमीशन एजेंट बोलते हैं, कुछ कमीशन पे काम करते हैं। कोई मान लीजिए उनका जो भी इंश्योरेंस लिया है वो कुछ प्रीमियम पे करेंगे, उनसे कुछ कमीशन जो इंश्योरेंस दिलवा चिपकाया था उसको कुछ मिल जाएगा, उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट। आराध्या किसको बोलते हैं? जैसे आप सुनना, जो मंडी वगैरह होता है, मंडी जैसे कोई कृषक जो फार्मर है वो कोई चीज प्रोड्यूस किया, जैसे केरला में क्या होता है, केरला में इलायची बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कार्डमम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्चुअली बीडिंग होता है, बहुत क्वांटिटी में कार्डमम निकलता है, उसका बीडिंग होता है, बीडिंग होता है, उसमें एजेंट होते हैं, एजेंट बीडिंग करते हैं। एंड बाहर से किसी को माल चाहिए, एजेंट कंटैक्ट करके वहां यहाँ से परचेज करके बाहर भेजते हैं। तो जो मंडी में जो एजेंट का करते हैं ना, उसको देसी भाषा में बोलते हैं आढ़तिया, देसी भाषा में बोलते हैं आढ़तिया। ठीक है, ये आढ़तिया भी इंक्लूड। डेल क्रेडर एजेंट क्या है? डेल क्रेडर एजेंट हो गया, मान लीजिए जैसे हम आप सेम इंटर अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, कंसाइनमेंट करके एक चैप्टर होता था, वहां पे डेल क्रेडर एजेंट की जिक्र होती थी। डेल क्रेडर एजेंट ऐसा एक एजेंट है, वो एजेंट तो है, इसका नाम भी एजेंट है, ये तो एजेंट है, पर डेल क्रेडर एजेंट क्या है, वो क्या करेगी, उसको जो माल बेचेगी, इन केस दे आर सेलिंग द गुड्स इन क्रेडिट, मतलब उधार में माल बेच रहा है, वो जो कस्टमर जो पैसा रिसीव करने का राइट, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो एजेंट खुद उठाता है। एजेंट दो तरह का होता है, मैं माल बेच दिया, तेरे को पैसा, प्रिंसिपल को पैसा मिले या अभी ना मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो एजेंट का कमीशन थोड़ा कम होता है। बट एजेंट का एक भी सर्विस है, जो भी माल बेच रहा हूं उसका पैसा भी मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा, ये भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, माल बेचना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। along with that I have to get back the money of the goods whatever we have sell in credit, जो उधारी पे माल बेचे उसका फंड कलेक्ट करना रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो ये एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट लोगों को थोड़ा सा मार्जिन, जो कमीशन होता है थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ये हो गया एजेंट। एजेंट दो तरह का काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया डेल क्रेडर एजेंट, इसके बारे में डिटेल में चर्चा आएगी आगे। एक हो गया ऑक्शन, जैसे कोई एक चीज मेरे को, ये पेन मेरे को बेचना है, जैसे मान लीजिए पेन नहीं, ये डायमंड है, डायमंड है, ये मेरे को बेचना है, तो मैं खुद नहीं बेच पाऊंगा। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी पड़ा है, बहुत बड़ी एक लैंड पड़ा है एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ी लैंड पड़ा है, मैं उसको चाहे, वो प्राइस अभी बढ़ गया है, प्राइस भी बढ़ गया है, मैं सोच रहा हूँ क्या पैसे का थोड़ा कमी हो रहा है, इसको बेच देते हैं। तो ऐसे तो मैं खुद को सबको नहीं पूछूंगा कि अरे मेरी प्रॉपर्टी बेचना है, अरे भाई मेरे को प्रॉपर्टी बेचना है, मेरे को खरीदोगे क्या, खरीदोगे क्या, आप सब्जी नहीं बेच रहे हो, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो। इसके लिए ज्यादातर क्या होता है, एजेंसी हायर किया जाता है। क्या करते हैं, एजेंसी हायर किया जाता है, एजेंसी मार्केटिंग करता है, न्यूज़पेपर में छापता है, जैसे लॉ में पढ़े होंगे, लोकल लैंग्वेज में छापना है, इंग्लिश लैंग्वेज में छापना है, वो छापता है, वो सारा काम लॉ लीगल काम करता है, एंड जो भी पब्लिसिटी करना होता है वो सारा काम करता है। उसके लिए क्या करते हैं, वो ऑक्शन भी करता है, ऑक्शन करता है कि ये चीज मेरा मालिक बेचेगी, कौन खरीदेगा, ऑक्शन भी अरेंज कराती है, उसको बोलते हैं ऑक्शनियर। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ एजेंट, आपको सिर्फ ध्यान रखना है एजेंट, बस काम सही है, किसी से माल लेना है, आगे चिपकाना है दूसरे कस्टमर को, बस बीच में कुछ कमीशन खाना है, ये इसका एजेंट। चाहे कोई सा भी नाम ले लो, चाहे कोई सा भी नाम ले लो, ठीक है। एजेंट मीन्स ए पर्सन एनी अदर पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। यहां पे पढ़ना, हु कैरीज ऑन बिजनेस, हु कैरीज ऑन बिजनेस of supply or receipt of goods or service or both on behalf of another, on behalf of another। मतलब एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विस की सप्लाई कर रहा है, किसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, बिहाफ ऑफ अनदर, खुद के बिहाफ में नहीं कर रहा है, खुद प्रिंसिपल बन के नहीं कर रहा है, खुद प्रिंसिपल बन के नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसके बिहाफ में ट्रांसफर कर रहा है। जैसे आपको जमीन बेचना था, मैं आपके बिहाफ में जमीन बेच दिया, बट मालिक आप हो, आप टाइटल ट्रांसफर करोगे, बट मैं थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट किया आपके बिहाफ में बेच दिया, ठीक है। ये इसका मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, कोई तीसरे पार्टी के बिहाफ में ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं, उसको बोलते हैं एजेंट। मीनिंग समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल की डेफिनेशन, प्रिंसिपल की संज्ञा क्या बोलता है, ठीक है।
288, ये ध्यान रखना है। मैं ध्यान करा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं ध्यान करा, इतने बार बोल दूंगा क्लास में, इतनी बार बोल दूंगा क्लास में, आपको ध्यान रह जाएगी। ए प्रिंसिपल मीन्स ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई रिसीव्ड गुड्स। एजेंट क्या बोला? एजेंट का मीनिंग ये होता है वो कोई तीसरे के बिहाफ में सप्लाई गुड्स एंड सर्विस कर रहा है। प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल एक ऐसा बंदा है जिसके बिहाफ में एजेंट ने सप्लाई गुड्स एंड सर्विस कर रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये हो गया XYZ लिमिटेड एजेंट। ये प्रिंसिपल इसके बिहाफ में कौन माल बेचेगी? गुड्स, सप्लाई गुड्स एंड सर्विस करेगी, सप्लाई गुड्स एंड सर्विस करेगी, कौन करेगी? XYZ लिमिटेड करेगी। XYZ लिमिटेड किसके बिहाफ में कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है, बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ये सप्लाई गुड्स और सर्विस कर रहा है किसके बिहाफ में? एबीसी लिमिटेड के बिहाफ में। बट एबीसी लिमिटेड प्रिंसिपल हुआ क्योंकि इसका गुड्स कौन बेच रहा है? एजेंट बेच रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ किसका? खुद के बिहाफ में एजेंट बेच रहा है। ये मतलब दोनों आपस में बोल दिए। एजेंट क्या होता है? जो तीसरे के बिहाफ में सप्लाई गुड्स एंड सर्विस करता है। प्रिंसिपल कौन होता है? जो जिसके बिहाफ में एजेंट बेचता है, जिसके बिहाफ में एजेंट बेचता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, अगेन पढ़ते हैं ये वाला, सप्लाई गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। ये तो समझ में आ गया सर। आप मेरे को क्वेश्चन करोगे सर ये तो समझ में आ गया, बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेज रही है, माल भेज रही है, भाई तू इसको भेज देना, तेरे को 1% कमीशन में दे दूंगा। ये बोल रहा है बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट व्हेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यहां हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, आपके बिहाफ में मैं भेज दूंगा। प्रिंसिपल माल भेज रहा है एजेंट को। सर यहाँ पे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से सर देखो ये बोल रहे हैं बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट भेज रहे प्रिंसिपल को, ये कैसे सर? एक पूरा पढ़ लेते हैं। बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल व्हेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम अभी बात किए केरला में बहुत सारे कार्डमम होता है, मतलब इलायची होता है जो बिरयानी में डालते हैं या फिर रोज रसोई में यूज होता है। मान लीजिए परचेजर जो है, परचेजर मतलब, और प्रिंसिपल जो है वो कहां बैठा है? मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। वो मान लीजिए एजेंसी का नाम है योर एजेंसी, योर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एजेंसी का नाम है योर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या बोला, मैं तो दिल्ली में हूँ, केरला जा नहीं पाऊंगा, बट यहाँ पे मेरा क्या है ना, कार्डमम के बहुत मात्रा में डिमांड है, तो क्या कर रहा है, आप एक चीज कर सकते हो क्या मेरे बिहाफ में जो फार्मर्स है इलायची कार्डमम रिसीव करके मेरे बिहाफ में रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करना, मतलब जो भी फार्मर है वहां से रिसीव करके मेरे को भेज देना, बस कुरियर करा देना। अभी तो बहुत सारे मतलब आ गए जो आपके माल ये जगह से लेके दूसरे जगह पहुंचा देंगे, बट मेरे को भेज देना। यहाँ पे जो एजेंट सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस दे रहा है? एजेंट इज रिसीविंग, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? कार्डमम फ्रॉम फार्मर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल who situated in दिल्ली। यहाँ पे एजेंट क्या सर्विस दे रहा है? वो प्रिंसिपल के बिहाफ में रिसीव कर रहा है कार्डमम रिसीव करके कुरियर करा रहा है, किसको? माल भेज रहा है किसको? लॉजिस्टिक के थ्रू किसको भेज रहा है? प्रिंसिपल को भेज रहा है। ये क्या, ये रिसीव वाला सर्विस हो गया। ये भी एक तरह का एजेंट की सर्विस होता है। एजेंट सिर्फ बेचता नहीं है, एजेंट सिर्फ रिसीव भी करता है, ये भी एक एजेंट का काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है बताइए? आ गया? क्यों एग्जाम्पल दे देना, समझ में आ गया होगा इसी से। नहीं आ गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर दोबारा थोड़ा सा क्लिप बना लूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं बना लूंगा। ठीक है, ठीक है।
यहां पे पढ़ना इन जो एग्जाम्पल हम लेके हम बात किए यहां पे मैंने लिख के दे दिया हूं, यहां पे मैंने लिख के दे दिया हूं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3, जो para 3 हम पढ़ रहे हैं, जो para 3 हम पढ़ रहे हैं इसमें फॉल करेगी या फिर नहीं करेगी, शेड्यूल 1 above or not, that deciding factor whether the invoice, जो मैंने बात की इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by agent or not, जो इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट खुद इशू कर रहा है या खुद के नाम से इशू कर रहा है या फिर प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, खुद के नाम से इशू कर रहा है या फिर प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, ये चीज आपको देखनी होगी। क्या करनी होगी, ये चीज आपको देखनी होगी। खुद से नाम से काट रही है तो मतलब ये सप्लाई मानी जाएगी, जो प्रिंसिपल ने भेजी होगी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम जीएसटी सप्लाई मान लेंगे, जीएसटी ले लेंगे, इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। इन केस द इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब अभी भी उसका ओनरशिप प्रिंसिपल के पास है तो भाई हम जीएसटी नहीं लेंगे, कंसीडरेशन नहीं है हम जीएसटी नहीं लेंगे इसका। इन अदर वर्ड्स द क्रूशियल पॉइंट is whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of the goods। मैंने जैसे आपको बताया टाइटल आप कब ट्रांसफर कर पाओगे, आपके पास टाइटल होगी तो खुद के नाम से बिल काट रहे हो, खुद के नाम से बिल काट रहे हो इसका मतलब आपके पास टाइटल है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया जो प्रिंसिपल से माल आई थी सिर्फ पोजीशन नहीं आई थी, उसके साथ ओनरशिप भी आई थी, सिर्फ पोजीशन नहीं आई थी उसके साथ ओनरशिप भी आई थी, उसके साथ क्या आई थी, उसके साथ ओनरशिप भी आई थी। तो ओनरशिप आई थी, पोजीशन आई थी, जीरो कंसीडरेशन में भाई कुछ तो घोटाला है, उसके ऊपर सप्लाई मानेंगे। इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन वी विल कंसीडर दैट एज सप्लाई, वी विल कंसीडर दैट एज सप्लाई। ये सर नो, ये सर नो, यस ठीक है। यहां पढ़ लेते हैं where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, खुद के नाम से इशू कर रहा है, then any provision of goods from the principal to the agent। हम यहां पे जो बात कर रहे हैं कौन सी वाला पार्ट के लिए बात कर रहे हैं पता है, यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां पे दो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसे आप देख सकते हो। यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ये वाला ट्रांजैक्शन, एक ये वाला ट्रांजैक्शन। यहां पे दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, एक ये वाला ट्रांजैक्शन, एक ये वाला ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं किसके, कौन सी वाला पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, हम पार्ट के लिए बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं ये वाला जो ग्रीन में है, ये वाला प्रिंसिपल टू एजेंट। ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन आएगी नहीं आएगी। फैक्टर एक है, इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, प्रिंसिपल के नाम से कट रहा है तो आ जाएगी, नहीं आएगी। इनवॉइस एजेंट खुद के नाम से काट रहा है तो आ जाएगी, तो आ जाएगी इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। आई होप बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको मैं टाइम लेके बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश की हूँ। ये सर नो, ये सर नो आपको समझ में आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लाइक दे देना। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, लाइक तो बाद में दोगे, अभी पढ़ते हैं बस। ये एग्जाम्पल जैसे बात किया, एग्जाम्पल में अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बादल मतलब पेंटर है जो पेंट करता है, वो प्रशांत नाम के, प्रशांत बोल के नाम के मतलब बंदा है, ऑक्शनर है, उसको ऑक्शनर से अपॉइंट किया। ऑक्शनर भी एजेंट होता है, एजेंट की डेफिनेशन हम पढ़े थे ना, ऑक्शनर जो होता है वो भी एजेंट होता है। तो वो प्रशांत को ऑक्शनर अपॉइंट किया एंड प्रशांत बादल के बिहाफ में उसका जो पेंट है वो बेच रहा है कस्टमर को, जो भी हाईएस्ट बिड लगा रहा है उसको बेच रहा है, बट इन केस इफ द प्रशांत इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम देन इट विल बी, जो बादल से जो पेंट आई थी प्रशांत के पास, ये सप्लाई माना जाएगा इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। इन केस जो बादल से जो प्रशांत के पास आई थी पेंट विदाउट कंसीडरेशन एंड इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ बादल ओनली, जो प्रशांत है खुद के नाम पे बिल इशू नहीं कर रहा है, बादल का नाम बिल इशू कर रहा है, जो पेंटर है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगी क्योंकि वहां पे कंसीडरेशन नहीं है एंड इनवॉइस भी प्रिंसिपल के नाम पे कट रहा है, मतलब यहाँ पे बादल के नाम पे कट रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हूं, आप एक बार घर से रीड कर लेना, घर पे रीड कर लेना। मैं 2-3 एग्जाम्पल समझा दिया हूं आपको, ये आप खुद से खुद ट्राई करोगे तो, खुद से खुद पढ़ोगे तो माइंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी, माइंड थोड़ा सा खुलेगी आपको। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट।
जैसे मैंने आपको बात किया डेल क्रेडिटर एजेंट, यस और नो? यस, ठीक है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको पढ़ने से पहले एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, फिर इसको रीडिंग देंगे, आपको बेहतर समझ में आएगी। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो गया, ये फाइनल लेवल पे बात होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझ लेना, समझ लेना, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर, आपको देखना है यहाँ पे डेल क्रेडिटर एजेंट में जैसे बताया था, डेल क्रेडिटर एजेंट मतलब क्या, कैसा एजेंट होता है, वो गारंटी देता है जो उधारी पे माल बेचूंगा उसका जो मनी है, वो जो फंड है, उसको कलेक्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मैं कैसे भी करके कलेक्ट करके आपको दूंगा, इसलिए वो ज्यादा कमीशन चार्ज करता है। ये हो गया डेल क्रेडिटर एजेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन फंसता है कि ये जो एजेंट उधारी पे माल बेच रहा है, उधारी पे माल बेच रहा है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गारंटी दी है कि आई विल कलेक्ट द फंड फ्रॉम, आई विल कलेक्ट द मनी, द सेल्स वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर, वो गारंटी दी है, इसका मतलब तो डेल क्रेडिट एजेंट होता है। बट ये मान लीजिए क्रेडिट पीरियड देता है, मान लीजिए क्रेडिट पीरियड देता है 2 मंथ। क्रेडिट पीरियड मतलब क्या है, आज परचेज करके लेके जाइए, 2 महीने के बाद आप मेरे को पेमेंट दे देना, 2 महीने के बाद आप मेरे को पेमेंट दे देना, ये सर नो? यस, ठीक है। 2 महीने के बाद क्या करना है, आप मेरे को पेमेंट दे देना। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये एक सर्कुलर है एक्चुअली, यहाँ भी हो सकता है फॉर जो 2 महीने के जो क्रेडिट पीरियड दे रहा है, जो एजेंट ने दे रहा है 2 महीने के क्रेडिट पीरियड, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्ज भी कर रहा है, एडिशनल चार्ज भी कर रहा है। मान लीजिए, मान लीजिए ये तो बेच दिया जीरो कॉस्ट में, जीरो कॉस्ट में, जीरो कॉस्ट में, बट एजेंट मान लीजिए 10,000, 10,000 पे बेच रहा है, कस्टमर एजेंट बेच रहा है कस्टमर को 10,000 पे, ठीक है। हम यहाँ पे कौन इनवॉइस काट काट रहे हैं, ये यहाँ बात नहीं कर रहे, हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मान लीजिए 10,000 को जो उधारी में बेचा, एजेंट ने क्या बोल के रखा है, मैं 2 महीना की क्रेडिट पीरियड आपको दूंगा, मतलब आप अभी माल परचेज करके लेके जाइए, 2 महीने के बाद आप क्या करना, 2 महीने के बाद आप मेरे को पेमेंट कर देना। 1 मिनट, मेरा चार्ज खत्म हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है, शुरू हो गया ना, ठीक है। एजेंट क्या बोल रहा है, एजेंट बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट पीरियड मैं आपको दे रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, मान लीजिए 500 रुपीज, मान लीजिए 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है एंड 500 रुपया चार्ज कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो एजेंट, जो एजेंट सप्लाई की है 10,000 की, 10,000 की जो सप्लाई की है, एंड ये जो 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है फॉर द क्रेडिट पीरियड, फॉर द क्रेडिट पीरियड, ये 500 रुपया क्या 10,000 में ऐड होगी या नहीं होगी? जिस में कंसेप्ट होता है कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। अभी ये टर्म बहुत हैवी लगेगी आपको, जब आगे पढ़ेंगे आपको समझा दूंगा, ये आपके लेवल के कंसेप्ट है ही नहीं, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, ये सर्कुलर निकाला था जीएसटी डिपार्टमेंट ने, ठीक है। एक बार समझने के लिए कोशिश, कंपोजिट सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई होता है कि बंडल, बंडल में कुछ गुड्स बेचा जा रहा है, बंडल में मैं पेन भी बेच रहा हूँ, लैपटॉप भी बेच रहा हूँ, कैमरा भी बेच रहा हूँ, एंड कोई कोई कुरकुरे भी बेच रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहा हूँ, साथ मिला के बेच दे रहा हूँ। एक जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट में कुरकुरे भी होता है, चॉकलेट भी होता है, घड़ी भी होता है, बहुत सारी चीज होता है, वैसे ही कुछ चीज बेचना है, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, जो रियल डेफिनेशन आएगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 30 पे, हम उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये जो 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ये क्या 10,000 में ऐड होगी क्या? जिसमें कंसेप्ट होता है कोई भी चीज कर रहे हो, उसका रिलेटेड में जो पैसा आ रहा है उसको ऐड करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो। ये थोड़ा सा हैवी कंसेप्ट है, फिर भी समझने के लिए कोशिश करिए। ये 500 रुपया ऐड होगी या फिर नहीं होगी? जब 10,000 आप माल बेच रहे हो एंड 500 रुपया क्रेडिट पीरियड के बिहार में रिसीव कर रहे हो 500 रुपया, ये जो इनवॉइस बनेगी 10,000 पे बनेगी या फिर 10,500 पे बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। ये क्वेश्चन को सोल्यूशन देने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ये जो एजेंट, एजेंट इनवॉइस, वही इनवॉइस पे बात अटका हुआ है, इनवॉइस जो दे रहा है, इनवॉइस जो दे रहा है खुद के नाम से दे रहा है
या फिर प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है। ये चीज देखना, खुद के नाम से दे रहा है या फिर प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। खुद के नाम से दे रहा है या फिर प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है, ठीक है। इफ 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 एजेंट मान लीजिए, एजेंट मान लीजिए क्या कर रहा है, एजेंट मान लीजिए एजेंट मान लीजिए प्रिंसिपल के नाम दे रहा है, प्रिंसिपल के नाम से बिल दे रहा है, या फिर एजेंट खुद के नाम से दे रहा है, एजेंट सेल्फ खुद के नाम से दे रहा है, खुद के नाम से दे रहा है। ये प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है, तो इसका मतलब ये एजेंट नहीं बना। जो पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात हो रहा है, पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात हो रहा है, वो एजेंट फॉल नहीं किया, क्योंकि पारा 3 में कौन सी एजेंट की बात कर रहा है, जो इनवॉइस खुद के नाम से इशू करेगा। वो वाला एजेंट कहां पे आएगी, पारा 3 में आएगी, पारा 3 में वो वाला एजेंट आएगी। मान लीजिए जो इशू कर रहा है, जो इनवॉइस काट रहा है, वो प्रिंसिपल के नाम से काट रहा है, तो ये जो पारा 3 में जो एजेंट है उसमें नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी। ये सर यहां तक समझ में आएगी, क्योंकि वो खुद के पास खुद नहीं बेच रहा है, खुद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल का गुड्स कंज्यूमर के तरह बीच में एक मिडिल मैन के जैसा काम कर रहा है। मेरे पास कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कमीशन खाऊंगा बस। मतलब ये क्या हो गया, बट ये जो क्रेडिट पीरियड दी है, क्रेडिट पीरियड किसके, ये जो गुड्स भेजा, जो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से काटा, उसके मतलब इनवॉइस दे रहा है, मतलब उसका राइट्स, पोजीशन एंड प्रॉपर्टी, मतलब टाइटल कौन दे रहा है, इनडायरेक्टली प्रिंसिपल दे रहा है, टू कंज्यूमर दे रहा है, प्रिंसिपल टू कंज्यूमर जा रहा है, क्योंकि सप्लायर प्रिंसिपल एंड द कंज्यूमर इज द कस्टमर, रिसिपिएंट इज द कस्टमर। प्रिंसिपल दे रहा है राइट्स ऑन ओनरशिप टू द कस्टमर, एजेंट सिर्फ मिडिल मैन है, ठीक है। यहाँ पे बट यहाँ पे जो उधारी का जो रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन दे रहा है, उधारी का जो रिस्क, उधारी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, एजेंट खुद ले रहा है। इसीलिए तो उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट। उसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि वो जो मतलब जो भी सेल्स वैल्यू रिसीव करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, वो खुद 2 मंथ्स की 2 महीना की उधारी दे रहा है, 2 महीना की उधारी दे रहा है। ये सर नो, ये सर नो। तो इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गया, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गया। प्रिंसिपल के नाम पे 10,000, ये जो 500 रुपए आएगी, वो जो 500 रुपए के लिए जो इनवॉइस इशू करेगा, एजेंट खुद के नाम से इशू करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने उधारी नहीं दिया है। प्रिंसिपल तो बोल दिया है कि मैं इतना गुड्स बेच रहा हूँ, भेज रहा हूँ तेरे को, तू इतना पे बेचेगी, 1% मार्जिन रखना अपना, बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना। तू उधारी पे बेच या फिर कैश में बेच, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रिंसिपल ये बोल के माल बेच दिया, बट एजेंट अपने एंड से दो माल बेचने के लिए, ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स करने के लिए उधारी दे रहा है। रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, एजेंट ले रहा है। जो 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, वो खुद एजेंट खुद के पॉकेट में डालेगा, खुद के पॉकेट में डालेगा, क्योंकि इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे जो कट रहा है, प्रिंसिपल के नाम से जो कट रहा है। ये सब यस। तो उसका मतलब ये हो गया, जो 500 रुपए इशू करेगी, 500 रुपए इशू करेगी, उसके एक ने जो इनवॉइस इशू करेगी, एजेंट खुद के नाम से इशू करेगी। गॉट द पॉइंट। और एक सिनेरियो लेते हैं जहां पे ये जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो गुड्स एजेंट बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इनवॉइस इशू कर रहा है, खुद के नाम से इशू कर रहा है, मतलब खुद के नाम से ही काट रहा है। मैं सप्लायर हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं खुद ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं रिसिपिएंट को, मतलब कंज्यूमर को, एंड along with that मैं क्रेडिट पीरियड भी दे रहा हूं, along with that मैं क्रेडिट पीरियड भी 500 का, मतलब 2 महीने का क्रेडिट पीरियड भी दे रहा हूं, उसके लिए अलग से 500 रुपया चार्ज कर रहा हूं। तो मतलब यहाँ पे जो इनवॉइस बनेगी, यहाँ पे जो इनवॉइस बनेगी 10,000 बनेगी, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के नाम से कट रहा है, एजेंट अलग से 500 रुपया चार्ज कर रहा है। यहाँ पे दो इन्वेस्ट होगी, यहाँ पे 2 इन्वेस्ट होगी, एक प्रिंसिपल के नाम पे 10,000 एंड एजेंट अपना नाम पे कटेगा 5,000, वो अलग है, वो हमारा मैटर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन केस जो इनवॉइस जो गुड्स बेचा है, उसका जो इनवॉइस काटा है खुद के नाम से ही काटा है, खुद के नाम से ही काटा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो इनवॉइस कटेगी 10,000 प्लस 500, क्योंकि 5,000 भी एजेंट ही दे रहा है ना, यहाँ से भी 500 रुपया, 500 रुपया एजेंट ही दे रहा था, यहाँ पे भी एजेंट दे रहा था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल के नाम से बिल कट रहा थे, मतलब काटा जा रहा था। बट यहाँ पे एजेंट खुद के नाम से ही 10,000 रुपये काट रहा है, 10,000 रुपये खुद के नाम से ही काट रहा है, एंड 500 रुपये भी खुद के नाम से ही काट रहा है। ये तो 500 रुपये खुद का नाम पे कटना हो ही रहा है, क्योंकि खुद वो अलग से दे रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो इसका इनवॉइस वैल्यू बनेगी कुल मिला के कितना बनेगी, 10,500 बनेगी। 10,500 बनेगी, जो जब वो एक्चुअली 500 रुपया मिलेगी उसको, ये एक्चुअली रिसिप्ट बेसिस में टैक्सेबल होता है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, रिसिप्ट बेसिस में टैक्सेबल होता है। तो ये 10,500 की इन्वेस्ट कटेगी, कितने रुपए की इन्वेस्ट काटेगी, 10,500 रुपए की इन्वेस्ट काटेगी। समझ में आ गया? आपको ये चीज ध्यान रखना है फॉर द टाइम बिंग। आपको देखना है इन्वॉइस किसके नाम से कट रहा है, प्रिंसिपल के नाम से कट रहा है, मतलब वो जो एजेंट है पारा 3 में नहीं आएगी, एजेंट है पारा 3 में नहीं आएगी। खुद के नाम से काट रहा है तो पारा 3 में आ जाएगी, खुद के नाम से भी इन्वॉइस काट रहा है तो पारा 3 में आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए वो अलग से 500 रुपया जैसे क्रेडिट पीरियड के लिए अलग से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या फिर पेनल्टी चार्ज कर रहा है। प्रिंसिपल के नाम से काट रहा है तो प्रिंसिपल अलग हो गया ना, तो मैं तो खुद दे रहा हूँ, मेरे बिहाफ से दे रहा हूँ, प्रिंसिपल तो मेरे को बोला नहीं है कि क्रेडिट पीरियड में बेचना है। प्रिंसिपल तो ये बोल के मेरे को माल भेजा है कि आपको उधारी में बेचना है बेचो, कैश में बेचना है बेचो, बट मेरे को पैसा चाहिए। आप मतलब माल जब सारा सेल्स हो जाएगा मेरे को पैसा चाहिए, आफ्टर यू डिडक्ट 1% ऑफ योर कमीशन, 99% सेल्स वैल्यू आई शुड रिसीव इन माय बैंक अकाउंट्स, वेदर यू हैव सेल इन क्रेडिट और कैश, दैट डजंट मैटर टू मी। तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, एजेंट के ऊपर वो अलग से इन्वॉइस इशू करेगी। आपको एक दो चीज ध्यान रखना है, किसके नाम से बिल काट रहे, प्रिंसिपल के नाम से बिल काट रहे हैं तो वो एजेंट जो शेड्यूल 1 पारा 3 में जो एजेंट की बात कर रहे हैं वहां पे वो फॉल नहीं करेगा। खुद के नाम से काट रहा है तो फॉल कर जाएगा, एंड अलग से उधारी दे रहा है तो वो इन्वेस्ट वैल्यू में ऐड हो जाएगी। खुद के नाम से काट रहा है तो इन्वेस्ट वैल्यू में ऐड हो जाएगी। एक क्रॉक्स चीज याद रखना, खुद के नाम से काट रहा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है इन केस इन टर्म ऑफ पेनल्टी, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सन सेम हो गए, 500 रुपया का एंड जो 10,000 रुपया का सप्लायर है सेम हो गए, बट यहाँ पे अलग हो गए। प्रिंसिपल के नाम से कट रहा है तो 10,000 रुपया प्रिंसिपल के नाम पे, 500 रुपया एजेंट के नाम पे, तो अलग अलग दो इन्वॉइस बनेगी। यहाँ पे सेम हो गया तो एक साथ इन्वॉइस बनेगी 500 रुपए, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इतना अभी समझ लीजिए, फिर जो फाइनल में होगा उसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे, बट आपको लिए मैं दे दिया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। DC is a selling agent who is engaged by the principal to assist supply of goods or services by containing the potential buyer on behalf of the principal। प्रिंसिपल के पोटेंशियल बायर ढूंढ के प्रिंसिपल के बिहाफ में माल बेचना है। तो फैक्टर आर डिफरेंस इन DCA फ्रॉम अदर एजेंट्स। कौन से फैक्टर DCA को अलग करते हैं अदर एजेंट से? तो DCA गारंटीज फॉर पेमेंट, ये मेन पॉइंट है। DCA गारंटी देता है पेमेंट की, जो सेल्स वैल्यू है उसका पेमेंट की गारंटी मैं दे रहा हूँ, पेमेंट की गारंटी मैं दे रहा हूँ। इनकेस कस्टमर जो डिफॉल्ट हो गए, पे नहीं कर पा रहे हैं, उसके बिहाफ में मैं करूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसके लिए एडिशनल कमीशन मिलता है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लोन यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods, including extending the short-term transaction-based loans to the buyer, or paying the supplier himself, or recovering the amount from the buyer with the interest on the same later। मतलब बाद में इंटरेस्ट के साथ वसूली करेगी, ठीक है। ठीक, आपको एक चीज पूछना है, whether the DCA falls under the ambit of the agent under पारा 3। पारा 3 में बात जो किए हैं, क्या वो एजेंट के डेफिनेशन में आ रही है? एजेंट डेफिनेशन में नहीं, पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एजेंट का डेफिनेशन तो सारे को ही आता है, बट पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पारा 3 में कौन सी एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं? पारा 3 में बात कर रहे हैं जो एजेंट खुद के नाम से इन्वेस्ट काट रहा है, खुद मालिक बन रहा है, वो एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं पारा 3 में। क्या वो चीज कर रहा है? एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर, ये सर्कुलर आई थी 57/31/2018 GST discussed above, whether or not DCA will fall under the ambit of the agent, ठीक है। यहाँ पे ये दो, इन केस whether invoice by the supplier to the customer in either himself or through DCA does not fall under the ambit, ये तो चीज बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे चीज नोटिस करना, whether the temporary short term transaction, जो टेम्पररी लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है, based loan extended by the DCA to the buyer, for which interest is charged by the DCA, is to be included in the invoice value of goods being supplied by the supplier principal, where the DCA is not an agent। जहां पे DCA एजेंट नहीं है, जहां पे DCA एजेंट नहीं है, मतलब पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात करें वहां पे एजेंट नहीं है, जो 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो एक अलग से ट्रांजैक्शन बनेगी, वो अलग से एजेंट इनवॉइस इशू करेगा। एंड इन केस यहाँ पे बात कर रहा है
व्हेयर द डीसीए इज एन एजेंट अंडर पारा 3, पारा 3 यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेयर द डीसीए इज नॉट एन एजेंट, यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेयर द डीसीए इज एन एजेंट, डीसीए इज एन एजेंट, एजेंट कौन सी एजेंट, तो डीसीए तो एजेंट है ही, हम कौन सा एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पारा 3 में जो एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो इनवॉइस खुद के नाम से काट रहा है, बार बार बोल रहा हूं, जो इनवॉइस खुद के नाम से काट रहा है, खुद के नाम से इनवॉइस काट रहा है बहादुर बन के, वो वाला एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो जो 500 रुपए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगी एक्सक्यूज मी गला थोड़ा सा बैठ गया, मतलब जो खुद के नाम से काटेगी, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस इन द टर्म ऑफ पेनल्टी, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट जो भी ले रहा है कोई भी फॉर्म में, वो इनवॉइस में ऐड हो जाएगी, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक और बार मैं समअप कर लेता हूं। हम पढ़े एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, या फिर रिसिप्ट के केस में, तभी वो पारा 3 में इंक्लूड होगी जब एजेंट खुद के नाम से इनवॉइस काटेगी। इन केस द एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑन द नेम ऑफ सप्लायर ऑन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो ये पारा 3 में कवर नहीं होंगे। जो प्रिंसिपल से सप्लाई मतलब एजेंट तक माल्स आई है, गुड्स आई है विदाउट कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगी। इन केस द इनवॉइस इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम देन जो भी मुक्त में गुड्स भेजा है प्रिंसिपल ने टू एजेंट, वो सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी। किसके कितने पे लगेगी वो वैल्यूएशन, जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए वो सप्लाई होगी, कितने पे जीएसटी वैल्यू क्या माना जाएगा वो वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मान लीजिए वो सप्लाई होगी, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले समझेंगे गुड्स है या फिर सर्विस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी बोल रहे हैं वो सप्लाई होगी या फिर नहीं होगी। सप्लाई नहीं होगी तो बाहर हो गया ना, यहाँ से ही बाहर हो गया तो अंदर नहीं जाएगी। जब तक वो अंदर नहीं आएगी, जैसे मेरा एक बिल्डिंग है, वहां पे 10 कमरा है, बट मेरे बिल्डिंग को एंटर करने से पहले मेरा जो गेट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, सप्लाई हो गया गेट। गेट में एक बार आओगे, कौन सी कमरा में रहोगे वो आप उसके बाद डिसीजन लेंगे। एक बार सप्लाई बन गए तो उसके ऊपर कितने पे जीएसटी लेंगे, क्या लेंगे, कब लेंगे, ये बात की डिस्कशन है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए सप्लाई है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए ये सप्लाई है कि नहीं है, ये सर नो, ठीक है, ये चीज पढ़ लिए। ठीक है, फिर एजेंट की डेफिनेशन समझे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में लिखे एजेंट इज ऐसा बंदा है जो दूसरे के बिहाफ में सप्लाई गुड्स एंड सर्विस और बोथ करता है, दूसरे के बिहाफ में। प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल 2 सेक्शन 2 क्लॉज 88 में पढ़े, प्रिंसिपल ऐसा बंदा है जिसके बिहाफ में एजेंट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस और बोथ कर रहा है, जिसके बिहाफ में एजेंट बेच रहा है माल या फिर सर्विस रेंडर कर रहा है। ठीक, ये हो गया पारा 3। पारा 3 को पढ़ते पढ़ते लगभग हमारा 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया, 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम बहुत डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पारा 4, फिर हम पढ़ेंगे अभी क्या, पारा 4। पारा 1 हो गया, पारा 2 हो गया, पारा 3 हो गया, फिर पढ़ेंगे पारा 4। ये जल्दी हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी अदर और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ बिजनेस। सर इसको तो बाद में समझेंगे, जैसे आप मेरे को हमको एजेंट का मीनिंग समझाए पहले एंड हमको प्रिंसिपल का मीनिंग समझाए, वैसे ही सर रिलेटेड पर्सन का मीनिंग तो हम पढ़े हैं। एक्सप्लेनेशन 2 बोलो मेरे साथ बोलते रहे ना। एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन क्या है 15। एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 15 में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, बट सर ये वर्ड हमारे लिए नया है, फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट। सर एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, मैं पहले आम लैंग्वेज में आम भाषा में समझा दे रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट मतलब ये हो गया, जैसे मेरा बिजनेस है कहाँ पे, मैं उड़ीसा में बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरा एक ब्रांच है दिल्ली में, मेरा एक ब्रांच है कोलकाता में, तो ये मेरा एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, ये मेरा एस्टेब्लिशमेंट हो गया। या फिर रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, मेरे से कोई बात करना चाहता है तो वहां से भी बात कर सकता है मेरे बिहार में, हो गया रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस। एक बार डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, ये हो गया आम भाषा में। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया मीनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन, ये हो गया मीनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन एज पर एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 8 सेक्शन ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। नोटिस करना, आईजीएसटी एक्ट, ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस
through a branch or agency or a representational office in any territory shall be treated as having establishment in that territory. In क्या बोला? In that territory. जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, मेरा एक्चुअल हेड ऑफिस है दिल्ली में, बट मेरा एक ब्रांच है कोलकाता में, एक रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है कोलकाता में, या फिर एक कोई एजेंसी है कोलकाता में। जैसे बात किए थे केरला से, दिल्ली वाला बंदा का क्या ले रहा है, इलायची ले रहा है, कहां से? कोलकाता से, एजेंसी से, तो कोलकाता उसका एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। वैसे एग्जांपल हमारे केस में क्या हुआ, मेरा बिजनेस एक्चुअली बेस्ट बिजनेस है मेरा कहाँ पे? उड़ीसा में, बट मेरा ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में। एक मान लीजिए रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है कोलकाता में, तो वो कोलकाता एंड दिल्ली मेरा एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली और कोलकाता रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब ब्रांच हो गया, कोई भी मतलब जहां से आपको मतलब रिकॉग्नाइज मिल जाता है कि ये इसका ब्रांच है। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, ये एबीसी लिमिटेड का ब्रांच है, एबीसी लिमिटेड का एजेंट है, तो ये माना जाएगा एस्टेब्लिशमेंट। तो पारा 4 क्या बोल रहा है? पारा 4 क्या बोल रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे मार्क करना इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम पारा 3 में पढ़े थे, ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स, बट पारा 1 में, पारा 2 में गुड्स एंड सर्विस बोथ के बारे में बात कर रहे थे। गुड्स एंड सर्विस बोथ के बारे में बात कर रहे थे, बट पारा 3 में ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स ओनली। ये सुनो, फिर पारा 4 में ओनली सर्विस के बारे में, ये चीज नोटिस करना, ओनली सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन कर रहे हो, नहीं माना जाएगा या नहीं माना जाएगा वो दूसरा बात है। स्केड्यूल 1 पारा 4 में नहीं आएगी, बस यही बोलना है आपको। स्केड्यूल 1 पारा 4 में नहीं आएगी, क्योंकि हम जीएसटी सारा पढ़े नहीं है, तो कंक्लूजन डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा चीज फैक्टर रहता है जिसको हम लुक आफ्टर करना होता है, जिसको हम कंसीडर करना होता है कोई एक डिसीजन देने से पहले। हम यही बोलेंगे, गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हैं, या फिर एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, ये तो स्केड्यूल 1 पारा 4 में नहीं आएगी। यस, इसका मीनिंग हम समझ लिए। जैसे हम बिजनेस का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़े थे, विदाउट कंसिडरेशन। ये 7(1) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? इफ सर्विस इंपोर्टेड बाय पर्सन इन रिलेटेड पर्सन थ्रू विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई प्रोवाइडेड सच इंपोर्ट इज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे यह भी चीज मार्क करना, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, बट हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में जो पढ़े थे, इसको ध्यान से पढ़ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन whether or not in the course of furtherance of the business is treated as supply। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन कर रहे हो, वेदर बिजनेस के लिए है या फिर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में फॉल कर जाएगी। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं पारा 4 में। पारा 4 में क्या लिखा हुआ है? इफ सर्विस आर इंपोर्टेड बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे पारा 4 में जो बात लिखा है, सेक्शन शेड्यूल 1 में जो लिखा गया है, विदाउट कंसिडरेशन बारे में ही लिखा गया है। इवन द विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड सच इंपोर्ट इज इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे लिखा गया है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखो कहीं पे भी कंसिडरेशन की जिक्र हुआ ही नहीं है, कहीं पे भी कंसिडरेशन की बात हुआ ही नहीं। यस और नो? यस, ठीक है। तो मतलब एक बार मैं शेड्यूल 1 एक बार रिवाइज करा देता हूं। हम पढ़े प्राइस, सिनोनिम्स क्या है? प्राइस, पी मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट वेयर द आईटीसी हैज बीन क्लेम्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट बाय द बिजनेस पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, मतलब कैशबैक वो क्लेम कर चुका है। ठीक है, ये हो गया पारा 1। पारा 2 क्या बोल रहा है? आर मतलब रिलेटेड पर्सन, यू आर supplying the goods or services or both to your related person or distinct person without consideration, वो सप्लाई मानी जाएगी। वहां पे एक एक्सेप्शन था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर द रिलेटेड पर्सन, बट कोई भी एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रही है या फिर सप्लाई गुड्स कर रही है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही है अप टू 50,000 मतलब 50,000 इंक्लूड अप टू 50,000, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्शन में आती है।
पर मान लीजिए 50,000 वन की बात, मतलब 50,000 एक रुपया, 50,000 एक रुपया की गुड्स भेज रही है, मतलब दे रही है, सप्लाई कर रही है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पी हो गया परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, आर हो गया रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, ए हो गया हमारा एजेंट के बारे में, ए हो गया हमारा एजेंट के बारे में, ए हो गया हमारा एजेंट के बारे में। एजेंट के बारे में क्या बोल रहा है कि एजेंट क्या हो गया, एजेंट इन इफ द एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सॉरी ओनली गुड्स, ये ध्यान रखना, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, गुड्स ओनली गुड्स, ये ध्यान रखना, ओनली गुड्स। इफ एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू द कस्टमर, एंड जो प्रिंसिपल ने माल भेजा है एजेंट को, एंड एजेंट जो बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, वो खुद के नाम से काट रहा है, खुद के नाम से बिल इशू कर रहा है, तो वो पारा 3 में कवर हो जाएगी। इन केस जो एजेंट जो इनवॉइस इशू कर रहा है खुद के नाम से इशू नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, मतलब यहाँ पे एजेंट एक अच्छा बंदा है, गुड पर्सन, तो ये पारा 3 में जो एजेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वहां पे नहीं आएगी, पारा 3 में नहीं आएगी। एजेंट तो बनेगी बट पारा 3 में एजेंट नहीं बनेगी, ये चीज याद रखना। एजेंट तो है क्योंकि दूसरे के बिहार में माल भेज रहा है, हम सिर्फ पारा 3 में एजेंट नहीं बनेगी, ये बनेगी, ये इनवॉइस किसके नाम से कट रहा है, यहाँ मतलब इसके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया PRA हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आई मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बट विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई मानी जाएगी, बट यहाँ माफ करना सिर्फ रिलेटेड पर्सन एंड एस्टेब्लिश मतलब एनी अदर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट करना मतलब करेगी। तो मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा है, बट वो जो जहां से इंपोर्ट कर रहा है वो उससे रिलेटेड पर्सन नहीं है, एनी अदर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए ला रहा है, तो जीएसटी नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं माना जाएगा। जीएसटी तभी माना जाएगा जो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया होना चाहिए। 3 कंडीशन है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये हो गया 3 फॉर बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए मंगा रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए मंगा रहे हैं, कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी लगेगी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिया हूं, वहां पे डायग्राम एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, वो डायग्राम कहां गया, ये वाला। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आ जाएगी, बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, विद कंसिडरेशन जहां पे बात किए थे हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए मंगा रहे हो, ट्रीटेड एज सप्लाई विथ कंसिडरेशन, ये जो ध्यान से, ये तीनों का ध्यान से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, ये 3 हो गए एंड ये 3 हो गए, ऐसे पढ़ना, विथ कंसिडरेशन, फिर बिजनेस पर्पस के लिए तो सप्लाई बनेगी, सप्लाई बने ऑब्वियसली, क्योंकि हम सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बात किए थे, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जा रहा है, वो बताने की अलग से जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे नोटिस करना, विथ कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज ट्रीटेड एज सप्लाई, ये वाला सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में फॉल कर रहा है। मतलब वहां पे क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, बिजनेस के रिलेटेड है या फिर नहीं है, मतलब पर्सनल यूज, वेदर और नॉट लिखा हुआ है, मतलब कंसिडरेशन पे कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, इसको माना जाएगा ट्रीटेड सप्लाई। वो बिजनेस में है ही नहीं फिर भी उसको माना जाएगा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे विद कंसिडरेशन, यहाँ पे बात करेंगे विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे बात करेंगे विदाउट कंसिडरेशन, ये सब लो, एक मिनट, यहाँ पे बात करेंगे विदाउट कंसिडरेशन। आपको ये चीज देखना है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या फिर पर्सनल यूज में है, विदाउट कंसिडरेशन, जो शेड्यूल 1 पारा 4 में है, विदाउट कंसिडरेशन वाला, वहां पे कंडीशन था ना, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर पर्सनल यूज। पहले हम समझते हैं इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए मंगा रहा है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब रिलेटेड पर्सन या फिर यहाँ पे गलती से आ गया एस्टेब्लिशमेंट्स,
रिलेटेड पर्सन या फिर एस्टेब्लिशमेंट से मंगा रहा है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। अगेन दोबारा पढ़ते हैं, विदाउट कंसिडरेशन पारा 4 ऑफ द शेड्यूल 1 इन कोर्स ऑफ द फर्दर बिजनेस, वन ऑफ द कंडीशन था फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। ये हो गया, ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, सेम पारा 4 इन कोर्स ऑफ द फर्दर बिजनेस, पारा 4 की वन ऑफ द कंडीशन फ्रॉम अदर, बिना लगे कि जहां पे सारा कंडीशन मीट होगी, वहां तो एक और कंडीशन था ना कि रिलेटेड पर्सन एंड एनी अदर ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया होना चाहिए, बट यहाँ वो अदर से कर रहा है, मतलब यहाँ इनको छोड़ के, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। यहां पे क्या बोल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज, विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन कहां पे कवर होता है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में ये तो कंडीशन है ही, तो आप बिजनेस पर्पस के लिए मंगाओगे तभी होगा, तभी शेड्यूल 1 में फॉल करेगी। वो तो पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हैं, तो यहीं से वो बाहर हो गई, यहीं से क्या हो गया, यहीं से वो बाहर हो गया। यस और नो? यस। ये डायग्राम को समझ के आप एक बार गौर से देखोगे तो आपको सारा जो जितने भी सिनेरियो बनता है एक ही डायग्राम में आपको दे दिया हूं, यस और नो? यस। इसके अलावा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सर्कुलर जो भी एडिशनल चीज डिस्कस की गई है इसको एक बार 5-10 मिनट में समझ लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर हम एंड करेंगे, ठीक है। सर्कुलर वगैरह एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सप्लाई गुड्स अंडर वारंटी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट। ये मोबाइल क्या किया हूं, ये मोबाइल मैं परचेस किया हूं, बट यहाँ ये मोबाइल का वारंटी पीरियड है 2 साल है। ये 2 साल में कोई भी इश्यू होगी मैं केयर लेके जाऊंगा, वो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर करके देंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट का बोलना यही होता है, वो जो रिपेयर करके फ्री में देंगे, एक्चुअली फ्री में नहीं दे रहे, उसके लिए अलग से जो एक्चुअली मोबाइल बेचने के टाइम पे जो वारंटी पीरियड की जो खर्चा लगेगी उसका एस्टिमेशन बेसिस पे ऑलरेडी वो रिकवर करके रखे हैं। वहां पे वो फ्री में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो फ्री में दे रहे हैं, उसका फंड, उसका जो मतलब चार्जेस है ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द मोबाइल। यहां पे बोल रहा है whether the part which are supplied under warranty can be considered as supply made without consideration। क्या ये विदाउट कंसिडरेशन में जो हो रहा है, जो मैं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे को मतलब रिपेयर करके दे रहे हैं, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? यह बोल रहा है सीबीआईसी वाइड रिलेवेंट सर्कुलर, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। By relevant circular clarified that warranty cost has already been considered in the cost of the mobile at the time of initial selling। जो पहले मैं परचेज करके लेके आया तभी ही वो वारंटी का जो एस्टिमेशन कॉस्ट है वहां पे इंक्लूड कर दिए थे। सेलिंग ऑफ द गुड्स, सो सच सप्लाई गुड्स वारंटी वुड नॉट बी कवर्ड अंडर शेड्यूल इन पारा 1। तो यही बोल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, बट डिपार्टमेंट का बोलना यही होता है, मतलब ऑब्वियस का क्वेश्चन क्या रेज होगी, ये फ्री ऑफ सप्लाई में हो रहा है, क्या ये शेड्यूल 1 में कवर होगी? शेड्यूल 1 में किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है। तो डिपार्टमेंट का बोलना है, क्लैरिफिकेशन यही है कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर करके दे रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस, इसका मतलब ये नहीं है आपको फ्री में दे रहे हैं, इसका जो कॉस्ट है ऑलरेडी आपसे रिकवर किया जा चुका है, ठीक है। ये वाला हम सर्कुलर भी पढ़ लिए। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी वारंटी में फ्री में आपको सर्विस दिया जाता है उसका कॉस्ट जो होता है ऑलरेडी रिकवर किया जा चुका है। इसको ये नहीं मानेंगे कि विदाउट कॉस्ट हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, ऑलरेडी आप कंसिडरेशन चार्ज कर चुके हो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दिस मोबाइल, फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। ये समझ लिए, ठीक है। बहुत सारा सर्कुलर हम पढ़ेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा आइडिया बॉर्डर हो, मतलब थोड़ा सा माइंड खुलेगा। बाय 1 गेट 1 फ्री, जैसे कोई नया धंधा शुरू करता है,
बहुत टाइम आप मॉल में गए होंगे, आप देखोगे बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा, एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है, एक मुफ्त में दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वहां वो विदाउट कंसिडरेशन है ये शेड्यूल 1 में कवर होगी, विदाउट कंसिडरेशन है वो शेड्यूल 1 में कवर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट का बोलना यही है कि जो आपको बाय वन गेट वन के फ्री दे रहे हैं, एक मोबाइल खरीदो तो और एक मोबाइल एक्स्ट्रा मिलेगा। जो एक मोबाइल के लिए आपको चार्ज कर रहे हैं ना, इसमें एक मोबाइल का प्राइस नहीं है, इसमें दो मोबाइल का प्राइस है। आपको दिख रहा है एक मोबाइल का प्राइस, तो एक्चुअली यहाँ पे दो मोबाइल का प्राइस इंक्लूड है। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। Sometimes companies are announce offer like buy one get one free. For example, buy one soap and get one soap free, or get one toothbrush free. एक सोप फ्री मिलेगा या फिर टूथब्रश फ्री मिलेगा along with the purchase of toothbrush. एक सोप खरीदोगे दूसरा एक सोप फ्री मिलेगा, एक टूथब्रश खरीदोगे दूसरा एक टूथब्रश फ्री मिलेगा, एटसेट्रा। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसीडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्योंकि सप्लाई के जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, जो पहला हमारा क्लॉज था वहां पे क्या हुआ था, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए एंड फॉर द बिजनेस होना चाहिए। तो ये क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा। मैं दो मोबाइल बेच रहा हूँ, मान लीजिए आप ये खरीदोगे तो ये फ्री में मिलेगा, ये खरीदोगे तो ये फ्री में मिलेगा। तो डिपार्टमेंट का बोलना है कि ये जो प्राइस आपको 10,000 दे रहे हो ना, ये 10,000 में इसका प्राइस इंक्लूड है। आपको भले ही दिख रहा है ये प्राइस जीरो है, बट ये 10,000 के प्राइस में, ये 10,000 के प्राइस में इसका प्राइस भी इंक्लूड है। क्या बोल रहे हैं, इट मे अपीयर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस ऑफ ऑफर लाइक बाय वन गेट वन फ्री, वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, एक आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। इन फैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री ऑफ गुड्स बट ए केस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पे टू सप्लाई हो गया, इसको यहाँ पे कोई यहाँ पे ये बोतल ऐड कर दोगे, ये बोतल ऐड कर दो, ये थ्री हो गया। मान लीजिए मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल्स एंड ये कवर ये बोतल, ये थ्री हो गया। टू हो सकता है या टू और मोर हो सकता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक। Without any, in fact, it is not individual supply free of goods, but it case of two or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply। जैसे ये तीनों के लिए सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000, मान लीजिए इस तीनों के लिए 10,000 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। It can be best be treated as supplying of two goods for the price one। ये भी इसका ये बेस्ट मानना रहेगा, जो तीनों का प्राइस एक चार्ज किया जा रहा है, इसे मोबाइल का प्राइस नहीं है, तीनों का प्राइस मिला के है। क्या बोल रहे हैं, जब बाय वन गेट वन फ्री होता है, एक मोबाइल खरीदो तो आपको कवर फ्री मिलेगी एंड बोतल फ्री मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मोबाइल की प्राइस में वो बोतल का प्राइस भी इंक्लूड है एंड कवर का प्राइस भी इंक्लूड है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये सर नो, ये सर नो, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। फ्री सैंपल एज गिफ्ट, फ्री सैंपल और गिफ्ट। जैसे मान लीजिए मैं कोई फ्री सैंपल दे रहा हूँ, मैं नया बिजनेस किया हूँ, आप मेरे कस्टमर, पहला कस्टमर बने। जैसे मैं मान लीजिए मैं नया दुकान पूजा की, नया इनोग्रेट की, तो मैं ये सोच के रखा था जो मेरा पहला कस्टमर बनेगा उसको मैं फ्री दूंगा। पहला कस्टमर आप बने, मैं आपको उसको फ्री में दे दिया, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा until unless दे आर द रिलेटेड पर्सन ऑफ योर। रिलेटेड पर्सन है तो वो क्या बन जाएगा, कहाँ पे फॉल कर जाएगी, कहाँ पे फॉल कर जाएगी। अगेन बताइए अभी पढ़ के आए हम, बताइए अभी पढ़ के आए यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में जो शेड्यूल 1 के रेफर किया गया है, शेड्यूल पारा नंबर, शेड्यूल 1 के पारा नंबर 2, प्राई याद रखना, प्राई परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ए मतलब एजेंट, आई मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे फॉल कर जाएगी। यहाँ पे ये बोला एक्सेल्स हुआ सप्लाइड फ्री ऑफ विदाउट एनी कंसेंट डोंट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट दे फॉल अंडर द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कब फॉल करेंगे, शेड्यूल 1 में कब फॉल करेंगे, शेड्यूल 1 कब फॉल करेंगे, जब रिलेटेड पर्सन होंगे, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। जैसे आप मेरे पहला कस्टमर बने, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो सप्लाई यहाँ पे पहले जो यहाँ पे जो डिस्कस किया ना, यहाँ पे एक के लिए चार्ज कर रहे हैं, बाकी फ्री में दे रहे थे। तो डिपार्टमेंट का बोलना यही है कि एक के लिए जो चार्ज कर रहे हो ना, बाकी जो फ्री में दे रहे हो, वो जो फ्री का प्राइस एक में ही इंक्लूड है, बट यहाँ पे हम एक ही सप्लाई कर रहे हैं, उसको भी फ्री में दे रहे हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा until unless you are supplying to your related person or distinct person
अंडर पारा 2 ऑफ शेड्यूल 1, अंडर पारा 2 ऑफ शेड्यूल 1 फॉलोइंग। ये हम समझ लिए, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, ये समझ लिए। सप्लाई बाय इट्स मेंबर, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी सेक्शन नंबर 7 सेक्शन 1 क्लॉज डबल ए के बारे में बात किए। सप्लाई बाय पर्सन टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड्स और सर्विस बिटवीन ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, जो सेक्शन 7 सेक्शन 1 क्लॉज डबल ए में बात की गई थी। एसोसिएशन क्लब हो गया, एसोसिएशन हो गया, क्लब हो गया, एटसेट्रा, एंड इट्स मेंबर, किसके बीच में हो रहा है? सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बिटवीन ए पर्सन एंड इट्स मेंबर। पर्सन कौन हो गया? एसोसिएशन हो गया, क्लब हो गया। क्लब एंड मेंबर के बीच में हो रहा है। फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन आर कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए। क्लॉज डबल ए में एम्बिट में आ जाएगी एंड सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ देयर इज सम कंसीडरेशन मनी और काइंड। हम पढ़े हैं कंसीडरेशन मनी में हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला भी चर्चा कर लिया। इसके बाद तो ये बाद में पढ़ेंगे शेड्यूल 2। कल हम यहीं से शुरू करेंगे शेड्यूल नंबर 2। कौन मतलब हम तो पढ़ लिए सप्लाई होगा, सप्लाई पहले हम देखेंगे ये गुड्स है या फिर सर्विस है। एक बार ये चीज हो गई, ये बार एक ये चीज हो गई, हम देखेंगे सप्लाई होगी या फिर नहीं होगी। एक बार सप्लाई हो जाएगी फिर देखेंगे सप्लाई गुड्स होगी या फिर सर्विस होगी, सप्लाई गुड्स होगी या सर्विस होगी। जैसे मान लीजिए कोई चीज गुड्स ही नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है। गुड्स के डेफिनेशन जैसे मनी हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, सर्विस की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो उसके ऊपर सप्लाई कैसे मानोगे? मतलब वो गेट से ही बाहर चले जा रहे हैं, वो कमरा तक कहाँ पहुंचेंगे? कमरा तक कहाँ पहुंचेंगे? गेट से बाहर चले, कौन से रूम में रहोगे? पहले अंदर तो आ जाइए, पहले तो गुड्स एंड सर्विस तो बन जाइए। जो गुड्स एंड सर्विस नहीं बन रहा है तो सप्लाई की डिफाइन करने का मतलब क्या बनता है? पहले तो ये देखिए गुड्स एंड सर्विस बन रहा है या फिर नहीं। एक बार गुड्स एंड सर्विस बन गया उसके बाद आपको चेक करना रहता है, उसके बाद आपको चेक करना रहता है ये सप्लाई हो रही है फिर नहीं। एक बार सप्लाई मतलब हो गया, मतलब बन गया, ये सप्लाई हो रहा है, इसके बाद डिसाइड करेंगे सप्लाई गुड्स हो रहा है या फिर सप्लाई सर्विस हो रहा है, जो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके साथ आज का लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा मतलब पसंद आई होगी एंड आप मैं जितने भी समझाया आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसको क्या करना, एक बार क्या करना, एक बार इसको पढ़ लेना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप जो बैठोगे बेहतर लिंकेज बैठ पाएगी। ये सुनो, यस। तो आज का लेक्चर यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।